सेकंड का रिकैप। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुचेंग सेन फैमिली में आया हुआ था जियान और उसकी छोटी बहन सन जियान से मिलने के लिए, जहाँ पे उसे पता चलता है कि सन जियान को परेशान किया जा रहा है किसी शादी को लेकर। हालांकि वो बंदा शादी तोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन वो ये कहता है कि तुम ही बाद में पछताओगे मुझसे शादी ना करके। और तुम्हें तो पता ही है, जहाँ पे गुचेंग जाता है वहाँ पे तो लड़ाई होना तय ही है। और साथ ही में ये लड़की बार बार यहाँ पे जियान की बेइज्जती करे जा रही थी, वो भी गुचेंग के सामने। मुझे डार्क चॉकलेट्स पसंद है, लेकिन ये वाले नहीं। और गुचेंग इसको पनिशमेंट देने के लिए इसी की आंखों के सामने इसके पूरे सेट को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देता है। फिर गुचेंग के चिल्ले जाते हैं और इसके पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में लीजियो गुचेंग से कहता है कि तुम्हारी गो फैमिली में ऐसा लगता है कि तुम्हें मैंने नहीं सिखाए गए हैं, जो बिना किसी रीजन के ये सब कुछ कर दिया। गुचेंग आगे से कहता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। खैर वो आगे कुछ कह पाता कि इससे पहले ही सन फैमिली का एल्डर दोबारा बीच में कूद पड़ता है और वो लीजुए से कहता है तुम्हारी औकात कैसे हुई गुचेंग के सामने अपना मुंह खोलने की, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। तो फिर गुचेंग एल्डर से कहता है लीजिए मार के आइए। तो फिर एल्डर के पास कोई भी चारा नहीं था और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पे ये दोनों बहनें उसे आंखें फाड़ के देख रही थी, क्योंकि एल्डर की जो पिटाई होती है वो इन दोनों से भी सहन नहीं होती। फिर एल्डर दोबारा पीछे जाके गिरता है। वहीं पे लीजियो गुचेंग से कहता है कि तुमने इसकी शुरुआत की है, इसलिए जो भी रिजल्ट निकलेगा तुम उसके हकदार होगे। वहीं पे जियान सन जियान से पूछती है कि ये किस तरीके की सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, जिसपे सन आगे से बताती है कि ये किसी तरीके की एशियन टेक्निक हो सकती है जो कि तलिस्मा से चलती है, और उसने इस बारे में टियान लैन एशियन टेक्स्ट में पढ़ा था। वहीं पे सन फैमिली का एंसेस्टर हमें इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देता है कि ये तलिस्मा काफी टाइम पहले ही खो जाने थे। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक टेक्निक होती है जो कि रिफाइन करके किसी के मार्शल आर्ट्स के साथ जुड़ जाती है और उनकी बॉडी को नेचर करने लगती है। बहुत सालों पहले यहाँ पे एक एक्सपर्ट हुआ करता था जिसने 8 वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स के अंदर फाइट की थी, वो भी तलिस्मे का इस्तेमाल करते हुए। और उसके मरने के बाद से ही उसकी ये तलिस्मा वाली लेगेसी हमेशा के लिए गायब हो गई, मगर ऐसा लगता है कि वो लेगेसी अभी भी इस इंसान के अंदर जिंदा है। वहीं पे गुंजक अपनी गुड बॉय वाली पर्सनैलिटी बनाते हुए एल्डर को एक पिल देता है और उनसे कहता है कि आप यूजलेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपकी मदद के लिए शुक्रिया। वैसे भी अगर आप ब्रेक थ्रू करके भी इसे तोड़ना चाहते तो इसे तोड़ ना पाते। लीजियो गुचेंग से कहता है कि तुम भले ही गो फैमिली के डिसेंडेंट हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें एविल प्रैक्टिशनर से कम नहीं है। गुचेंग आगे से कहता है कि वो मेरा पर्सनल स्टाइल है। फिर हम लोग उन सभी कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनको हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था, और ये सभी अलग अलग फैमिलीज के लीडर या फिर हेड्स हैं जो कि यहाँ पे लीजुए की मदद करने के लिए आए हैं। सन फैमिली का एंसेस्टर इतनी सभी फैमिलीज के हेड्स को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सभी यहाँ पे सन फैमिली पे ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। वैसे मैं इस लड़की का नाम भूल गया हूँ, यही डार्क चॉकलेट, पर ये इस चैप्टर के साथ ही खत्म हो जाएगी, तो हम इसकी बात एक्सप्लेन करते हैं। ये कहती है कि यहाँ पे कई सारे फैमिली से एक्सपर्ट्स आ चुके हैं और यही इसके लॉर्ड की लेगेसी है। वहीं पे ये सभी फैमिली हेड्स लीजुए को मार्शल इमॉर्टल लॉर्ड कह के बुलाते हैं और अपनी ग्रीटिंग्स देते हैं। एल्डर बताता है मार्शल इमॉर्टल लॉर्ड वही है जिसने 10 डोमेन्स एंड 8 वेस्टलैंड के खिलाफ फाइट की थी और मारा गया था। ये दोनों भी ये वाली बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि इन्हें एक टफ अपोनेंट मिल गया है। वह भी लीजियो गुचेंग से कहता है कि अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है, तो फिर हम लोग चीजों को ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ देते। गुचेंग आगे से कहता है कि चीजों को ऐसे ही छोड़ना मेरी आदत नहीं है, जिसके बाद वो अपने पास से एक पावरफुल वेपन बाहर निकालता है, जिससे इन सभी फैमिली हेड्स को समझ में आ जाता है कि ये डूब चुके हैं। फिर गुचेंग पीछे मुड़ के एक ही स्लैश मारता है और एक ही स्विंग के अंदर ही वो सभी फैमिली हेड्स झटके में गायब हो जाते हैं। और गुचेंग की लाजवाब ताकत को देख के डार्क चॉकलेट का बड़ा सा मुंह खुल जाता है। गुचेंग कहता है कि ये जैसे है वैसे चले भी गए, इनकी एंट्री का फायदा ही क्या था, सिर्फ पावर को फ्लेक्स करने के लिए आए थे क्या मेरी। वहीं जियान को समझ में आ जाता है कि गुचेंग पहले से भी और ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। वहीं लीजियो गुचेंग से कहता है कि अभी यहाँ पे जो हुआ हम लोग उसको एक सेटलमेंट की तरह समझते हैं और चीजों को छोड़ने ही, लेकिन गुचेंग तभी उसकी बातों को काटते हुए अटैक कर देता है और उसके डिफेंस को तोड़ते हुए उसकी मुंडी के अंदर शॉट घुसा देता है। जिसके बाद हवा में ही उसकी मुंडी को पकड़ता है और उससे कहता है तुम तो मुझसे ऐसे डील कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हो, जरा मुझको बताओ कि तुम खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, शायद से मैं तब तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूं। लीजू पहले तो काफी हैरान होता है, लेकिन वो बाद में गुचेंग से कहता है कि मैं तुम्हें समझ गया, मैंने तुम्हें हल्के में लिया, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहो तो फिर मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने कोई भी सीक्रेट नहीं बताने वाला। गुचेंग उसकी तरफ ऐसे देखता है, जिसके बाद वो अपने सोल सर्च का इस्तेमाल करता है, लेकिन सोल सर्च का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लीजुई की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है, क्योंकि वो उसको झेल नहीं पाती। लेकिन गुचेंग को समझ में आ जाता है कि लीजुई की सोल अभी भी यहाँ पे जिंदा है, वो कहीं ना कहीं छुपी होगी जो वहाँ पे कल्टीवेट कर रही होगी। जियान गुचेंग से पूछती है क्या वो मारा गया, तो गुचेंग उससे कहता है कि वो पहले ही मारा जा चुका है। तो जियान और एंसेस्टर गुचेंग से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या समझा सकते हैं, तो गुचेंग उन्हें बताता है कि वो पहले ही मारा जा चुका है, उसकी सोल ने एक मोटल बॉडी के ऊपर कब्जा किया और वो उस बॉडी का इस्तेमाल कर रहा था खुद की सोल को रिफाइन करने के लिए। जियान कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि उसके मरने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी यहाँ पे जिंदा है और वो दोबारा रिकवर कर सकता है। तो गुचेंग आगे से कहता है
है कि अगर उसने पूरी स्ट्रेंथ को दोबारा रीगेन कर लिया तो फिर उसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इस पे एंसेस्टर हमें आगे से बताता है कि यहाँ पे कई सारे वर्ल्ड हैं और कई सारे रियलम्स हैं और उनका वर्ल्ड काफी ज्यादा इजीली क्रश किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया के अंदर कई सारे एक्सपर्ट हैं और कल्टीवेशन की कोई भी लिमिट नहीं है। हर कोई अपने हिसाब से अपने कल्टीवेशन पाथ को चूज कर सकता है। उसी टाइम पे वहाँ पे गुचेंग का बैटमैन आता है, जो कि गुचेंग को बताता है कि उन्हें जो टास्क दिया गया था वो पूरा हो गया है। उन लोगों ने यहाँ पे मून पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इससे डार्क चॉकलेट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसके सभी रिश्तेदार सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर जियान अपनी चालाकी दिखाते हुए गुचेंग से कहती है कि तुम्हारा वेपन कुछ ज्यादा ही बेहतरीन है, मुझे देखने दो। गुचेंग उसे कहता है बेवकूफ दिखता हूँ क्या, दे दूंगा, रख लोगी। वहीं पे सेंजियान को लग रहा था कि गुचेंग काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, क्योंकि जो रूमर्स गुचेंग के बारे में है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। वहीं पे जियान अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को दोबारा अचीव कर लेती है और गुचेंग को मक्खन लगाते हुए कहती है कि एक बार देखने दो, तुम इतने ज्यादा सेल्फिश ना बनो। गुचेंग उसे कहता है कि तुम मेरे तरीकों का इस्तेमाल मेरे ऊपर ही करोगी, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ। वहीं पे जियान के पेरेंट्स गुचेंग और जियान को इस तरीके से खेलता हुआ देख रहे थे, जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये सभी जियान के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे गुचेंग चाय पीने के लिए उनके सामने बैठा हुआ था। वहीं पे जियान एक नजर गुचेंग की तरफ देखती और दूसरी नजर अपने पेरेंट्स की तरफ। वहीं पे गुचेंग उन लोगों की तारीफ करता है, ये कहते हुए कि आपने जो चाय बनाई है काफी ज्यादा अच्छी है। इस पे जियान की मदर आगे से कहती है कि इतनी तारीफ ना करो नहीं तो पिघल जाऊंगी। गुचेंग बताता है कि वो बस यहाँ पे जियांग से मिलने के लिए आया था, इसके अलावा उसके पास और कोई मोटिव नहीं है, और अगर अंकल और आंटी को ये चीज पसंद नहीं है तो वो यहाँ से जा भी सकता है। जिसपे जियान के फादर आगे से कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हो, हम पूरी तरीके से ठीक हैं। और वो दोनों गुचेंग से कहते हैं कि इतने सालों में हम एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से और ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ तक कि हम लोग बता भी नहीं सकते हैं कि तुम कौन से रियलम पे हो। वहीं पे जियान जियान से पूछती है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा अजीब क्यों है। इस पे जियान कहती है कि आदत लग जाएगी। इसके बाद गुचेंग खड़ा होता है और जियान से कहता है कि अगर उसे गो फैमिली के अंदर रहना है तो वो गो फैमिली के अंदर रहे या फिर सेन फैमिली के अंदर, ये उसकी चॉइस है। जिसके बाद वो जाते हुए कहता है कि वो यहाँ से पीच ब्लॉसम विलेज के लिए जा रहा है ताओ याओ से मिलने के लिए, वही छोटी लड़की जिसको गुचेंग लोअर रियलम से लेके आया था। जियान गुचेंग से कहती है कि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो उसके साथ चलेगी ताकि वो अपने मास्टर से मिल सके। वहीं पे जियान के पेरेंट्स हल्का सा निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो गुचेंग के साथ जा रही है, जिसका मतलब ये है कि उसने गो फैमिली को चूज किया है। वहीं पे गुचेंग अपने पास से एक स्क्रिप्ट जीएस निकालता है जो कि सेन जियान के लिए था, और वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुम अपने दाव को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रही हो, इसके अंदर मिस्टीरियस टेक्निक है, तुम इनका इस्तेमाल करना और ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो। सेन जियान आगे से पूछती है क्या मैं ये सच में रख सकती हूँ, तो जियान उसे कहती है कि रख लो, इसके पास बहुत माल पड़ा है। सेन जियान स्क्रू को रख लेती है और वो गुचेंग को फुल इज्जत दे रही थी, तो गुचेंग उसे कहता है कि तुम मुझे बड़ा भाई बुला सकती हो। इसके बाद वो उसको ये भी बताता है कि इस स्क्रोल के अंदर एक जेट पेंडेंट भी है जो मेरी सोल के साथ जुड़ा हुआ है, तुम उसका इस्तेमाल कभी भी मुझे कांटेक्ट करने के लिए कर सकती हो जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो। इतना याद रख लो कि दुनिया के अंदर कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता है। इस पे सेंजियान खुश और वो आगे से गुचेंग को शुक्रिया कहती है, तो गुचेंग आगे से कहता है कि तुम काफी ज्यादा ओबीडेंट हो, कुछ लोगों के मुकाबले में और ज्यादा प्यारी। कुछ लोग तो एहसान फरामोश होते हैं, बस लालची, जितना भी दो कम बढ़ता है उनको। जिससे जियान का मुंह लटक जाता है। वहीं पे सेन फैमिली के एल्डर आगे एंसेस्टर को बताते हैं कि कमीना साला चला गया, उसके रहते तो हम लोग यहाँ पे चैन से सांस भी नहीं ले सकते हैं। एंसेस्टर और एल्डर से कहता है कि जहर जाके जियान की मदर से कह देना कि वो अब से गुचेंग से और ज्यादा नरमी से पेश आएंगी, हम बिल्कुल भी उसे ऑफेंड नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग गुचेंग और जियान को देखते हैं, जहाँ पे जियान गुचेंग से पूछती है कि हम तो विलेज के लिए जा रहे थे, हम लोग बीच में क्यों रुक गए। तो गुचेंग उसे बताता है कि ये आइटम यहाँ पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है और हम लोग लुइजुई को पूरी तरीके से मिटाने वाले हैं। तुम ये तो बिल्कुल नहीं चाहोगी ना कि वो तुम्हारी फैमिली के ऊपर बदला ले दोबारा जिंदा होने के बाद। वहीं पे जियान गुचेंग से पूछती है कि ये सच में क्या फ्यूचर बता सकता है। गुचेंग उसे कहता है कि अब इस आइटम के ऊपर अपनी बुरी नजर न लगाओ, मैं ये तुम्हें नहीं देने वाला। जियान कहती है कि सिर्फ पूछ रही हूँ, मांग नहीं रही। जिसके बाद इविल है अपना काम शुरू करती है और वो गुचेंग को दिखाती है कि बाउंड्री एरिया के पास ही एक बिल्डिंग है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि लिजुई का एल्डर जा रहा था कोई आइटम लेके। सेन आगे से बताती है कि ये वही बूढ़ा कल्टीवेटर है जिसने मेरे ग्रैंडफादर्स की मदद की थी। गुचेंग कहता है कि ये कोई भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसने अच्छे इरादे से तुम दोनों के ग्रैंडफादर्स की मदद की होगी। खैर हमें इनकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, तो चलो हेलो कह के आते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये बुढ़ा अपने साथ एक पतीला लेके आया था जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई थी, और ये लिजुई से कहता है कि हम लोग काफी ज्यादा करीब थे कि दुनिया के अंदर दोबारा मार्शल इमॉर्टल लॉर्ड वापस आ गया है। जब हम लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे तब हम लोग सेन फैमिली को पूरी तरीके से मिटा देंगे। खैर उस पतीले की एनर्जी एक कब्र के अंदर जाती है जिसको लिजुई एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो उस बुढ़े से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। बुढ़ा आगे से कहता है कि रही बात गुचेंग की, तो लिजुई आगे से कहता है कि हमें उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, कु फैमिली कोई इजी अपोनेंट नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं जीत सकते। अभी के लिए एक नई बॉडी ढूंढना और उसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ को डाल के
पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करना यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और ऊपर से ये बताने की जरूरत नहीं है कि कई सारे एनिमी को पहले ही पता चल चुका है कि मैं दोबारा जिंदा होने वाला हूँ। रही बात गू फैमिली की उस बच्चे की, तो हम लोग उसे बाद में देख लेंगे। ये बुड्ढा अपने मन के अंदर सोचता है कि मार्शल इमॉर्टल लॉर्ड पहले ही बहुत ज्यादा पावरफुल और ग्रेट एक्सपर्ट कॉन्टिनेंट के अंदर रहा करते थे, और अगर गुचेंग की मुलाकात ली जुई के साथ ना होती तो अब तक यहाँ पे ली जुई कल्टीवेट भी करने लगता और अपनी पावर को बढ़ा लेता। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है, ली जुई को यहीं पे रह के अपनी कब्र के अंदर अपनी लाइफ को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन गुचेंग ली जुई को यहीं पे भी चैन से सोने नहीं देता और एंट्री मारता है। और जियान ली जुई से कहती है कि काफी दिन नहीं हुए लेकिन हम लोग दोबारा मिल गए। वहीं पे बुड्ढा ली जुई से कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो ली जुई उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये कर्मा की एनर्जी है, इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके पास पक्का कोई आइटम होगा जो कि कर्मा को मैनिपुलेट कर सकता है और उसी का इस्तेमाल करके ये यहाँ पे आया है। गुचेंग आगे से कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी जगह है सोल को नॉरिश करने के लिए। नॉरिश का मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाना या फिर ताकतवर बनाना। गुचेंग आगे से कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ दिनों के बाद ये जगह मेरी हो जाएगी। लगता है कि ये ट्रिप पूरी तरीके से बर्बाद नहीं रही। वहीं पे वो बुड्ढा गुचेंग से कहता है कि हमें हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना। तो गुचेंग उसकी तरफ देखता है और एक झटके के अंदर उसके सीने के अंदर हाथ घुसा के उसे कहता है कि बहुत ज्यादा बात करते हो, थोड़ा कम बोला करो। और इसी के साथ बुड्ढे का गेम यहीं पे खत्म होता है। वहीं पे ली जुई गुचेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही हमारे बीच में लड़ाई है, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। गुचेंग उससे कहता है कि यार मैं तुम्हारे साथ लड़ाई थोड़ी ना करना चाहता हूँ, ना ही हमारे बीच में दुश्मनी है। जिसके बाद वो एक शॉट का स्लैश मारता है और कब्र का ढक्कन खोल देता है। फिर वो टॉम से अपना हाथ बाहर निकालता है। तो गुचेंग उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम पहले ही क्रॉप्स कल्टीवेशन के अंदर कदम रख चुके हो। ये काफी ज्यादा बुरी बात है कि तुम इस सोल नॉरिशिंग प्लेस का इस्तेमाल कर रहे हो। जिसपे ली जुई उसे कहता है कि अगर मैं अपनी कल्टीवेशन की पीक, तो फिर क्या तुम्हारे अंदर दम भी था कि तुम मेरे सामने इस तरीके से एरोगेंट हो पाते। मैं तुम्हें बता दूं कि भले ही मेरा ओरिजिन एसेंस अभी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसको तुम आसानी के साथ हैंडल कर सको। लेकिन तभी उसकी नजर अपने सीने के ऊपर पड़ती है तो गुचेंग पहले ही उसके अंदर स्वॉर्ड घुसा चुका था। गुचेंग उसे कहता है कि तुम जो अपनी कल्टीवेशन की बात कर रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी पीक पोजीशन भी ट्रू इमॉर्टल्स के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर नहीं है। इसलिए अपनी कंडीशन का चोगा ओढ़ के मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो, खुद को इमॉर्टल कहने के हकदार भी हो तुम। जिसपे लिजुई को समझ में आ जाता है कि उसके लग गए, जिसके बाद उसकी बॉडी वहीं पे ब्लास्ट कर जाती है, यानी कि सोल डिस्ट्रॉयड। जियान गुचेंग से पूछती है कि तुमने उसको इतनी आसानी के साथ मार दिया। गुचेंग उसे कहता है कि नहीं, मैं उसका इंतजार करता कि वो अपनी कल्टीवेशन की पीक पोजीशन पे पहुंचता, जिसके बाद हम दोनों एक साथ दो दो हाथ करते। वहीं पे गुचेंग को लिजुई को मारने के बदले में एक क्रेट मिलती है। गुचेंग कहता है कि अब ये पूरी जगह मेरी हुई, मुझे सच में एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ पे मैं अपनी सोल को नॉरिश कर पाता। जियान उसे पूछती है कि उसे इस जगह की जरूरत क्यों है और उसे क्यों अपनी सोल को नॉरिश करना है। गुचेंग बताता है कि बेशक उसे इसकी जरूरत पड़ेगी, उसे पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो एक दिन मर जाता है तो फिर उसे खुद को यहाँ पे रिवाइव करना पड़ेगा। वहीं पे इस बेवकूफ को ऐसा लग रहा था कि गुचेंग यहाँ पे खुद के डिमोनिक हार्ट की वजह से ये सब कुछ प्लानिंग कर रहा है। इसलिए जियान गुचेंग से कहती है कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी दिन ऐसा आता है तो वो खुद की डिवाइन बोन को गुचेंग को दे देगी। वो बिना अपनी डिवाइन बोन के जिंदा रह सकती है। गुचेंग आगे से कहता है, अरे वाह, देखो तो लालची अपनी चीज मुझे दे रही है, वो भी इतनी कीमती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी ऐसी चीज मेरे साथ बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी। जिसपे जियान उससे कहती है कि बस उसको गुचेंग की चिंता है और कुछ भी नहीं। तो गुचेंग उसको उठा लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें सच में मेरी चिंता है तो फिर जाओ और जाके बाहर रहो। और वो उसको उठा के बाहर फेंक देता है और उससे कहता है कि जैसे ही मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा तो हम लोग एक साथ पीच ब्लॉसम विलेज के लिए निकलेंगे। वहीं पे गुचेंग का इस जगह को लेके ये प्लान था कि वो थोड़ी बहुत अरेंजमेंट करने के बाद इस जगह को रेड ड्रेस्ड डिमोनियंस के लिए रेडी कर देगा। वहीं गुचेंग के डिसाइपल याद होगी तुम्हें, और गुचेंग बस उम्मीद ही करता है कि उसे इस जगह का इस्तेमाल ना ही करना पड़े। यानी कि गुचेंग अगर अपनी डिसाइपल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो फिर उसको यहाँ पे उसे कैद करना पड़ेगा। फिर गुचेंग बाहर निकलता है और जियान उसको बताती है कि उन्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। ईट वेस्टलैंड एंड डोमेन्स के अंदर फाइट शुरू हो गई है। गुचेंग कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। जिसके बाद वो अपने बैटमैन और चेलो से कहता है कि तुम लोग जाके वहाँ पे डिफेंड करो और ये चेक कर लेना कि 8 वेस्टलैंड और 10 डोमेन्स के अंदर कोई ज्यादा बवाल ना हो और ज्यादा उड़े तो मार वार देना। जिसके बाद अगला सीन पीच ब्लॉसम विलेज का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि थर्ड मास्टर की फिरकी ली जा रही थी, ये कहते हुए कि हमने सुना है कि तुम आजकल वैंग विडो के साथ यानी कि विधवा कुछ ज्यादा ही घूम रहे हो। ऐसा लगता है तुम्हारे बुढ़ापे में प्यार के फूल खिल रहे हैं। जिसपे थर्ड मास्टर आगे से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस खाना बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है, लेकिन इतना भी नहीं। जिसपे बाकी मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ हाँ, हमें चूरन ना दो। वहीं पे कुछ मास्टर याओ की तरफ देखते हैं और बताते हैं कि जियान जब यहाँ पे रहती थी तो वो काफी ज्यादा खुश रहा करती थी, हमेशा फिश पकड़ती थी और शिकार करती रहती थी। वहीं पे याओ पूरा टाइम उदास ही रहती है। अगर वो जियान जितना आधा भी खुश रहे तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। वहीं
पे हम लोग याओ याओ को देखते हैं और इसे गुचेंग और ग्रैनी की काफी ज्यादा याद आ रही थी। वहीं पे गुचेंग याओ याओ से कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, तो याओ याओ को ऐसा लगता है कि अब वो पागल होती जा रही है क्योंकि गुचेंग की फेक इमेज उसके सामने बात कर रही है। तो गुचेंग उससे कहता है तुम्हारा दिमाग नहीं, आंखें खराब है, मैं सामने हूँ। वहीं पे गुचेंग याओ याओ से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसी थी, तो याओ याओ आगे से बताती है कि वो बिल्कुल खुश है। सभी लोग उसे काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं और काफी अच्छे से बात करते हैं। गुचेंग उसे कहता है कि तुम पहले से लंबी हो गई हो, साला हरामी उसकी फॉर्चून वैल्यू की बात कर रहा है, बोल रहा है कि हाइट बड़ी हो गई है। गुचेंग याओ याओ से पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, याओ याओ कहती है कि बहुत। वहीं पे जियान के मास्टर उससे पूछते हैं कि तुम ये फिर हरामी को ले आए, कहीं तुम दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा। तो जियान आगे से कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, गांजा कम फूका करिए। वहीं पे गुचेंग का प्लान यहाँ पे ताओ याओ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना था। ताओ याओ वही पीच ब्लॉसम की आत्मा। अब गुचेंग यहाँ पे इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा तगड़ी वाइन और खाना लेके आया था, तो फिर मास्टर खुश थे, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। वहीं पे गुचेंग उन्हें गोली दे के यहाँ पे ताओ याओ के पास आ जाता है। तो ताओ याओ उसे पूछती है कि पार्टी करो ना, यहाँ पे अकेले क्यों चले आए। गुचेंग आगे से कहता है कि मैंने सोचा थोड़ी सी आपको भी वाइन दे दूं, आपकी जोड़ों में डाल दूं, चलेगा। इस पे ताओ याओ आगे से कहती है कि नहीं, पानी ही ठीक है, मैं वैसे भी वाइन नहीं पीती, काम बताओ किस काम से आए हो। गुचेंग आगे से कहता है कि मैं तो बस वाइन पीने के लिए आया था, मैं तो आपके लिए डिमोनिक रियलम की वाइन भी लेके आया था, लेकिन आपको तो पीनी ही नहीं है। ताओ याओ गुचेंग के सामने आती है और वो उसको बताती है कि जब वो याओ याओ की दाओ एनर्जीज को ठीक कर रही थी, तब उसकी कुछ मेमोरीज उसे याद आ गई। गुचेंग आगे से पूछता है कि कैसे मेमोरीज, आप क्या बता सकती हैं। जिसपे ताओ याओ गुचेंग से कहती है कि हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम किस काम से आए हो। इस पे गुचेंग आगे से कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आपके मेमोरीज कैसे थे। इस पे ताओ याओ गुचेंग को आगे से बताती है कि उसे एक दोस्त के बारे में याद आया जो लाल ड्रेस पहना करती थी, और उसने ताओ याओ को बताया था कि वो पूरी लगन से कल्टीवेट करती है ताकि वो अपने मास्टर को निराश न करे, ताकि जब वो बड़ी हो तब वो अपने मास्टर के साथ शादी कर सके। और जब ताओ याओ एकमात्र पीस ट्री हुआ करती थी जिसके पास थोड़ी सी ही स्पिरिचुअल कॉन्शियस थी, तब उस लड़की ने यानी कि गुचेंग की डिसाइपल ने ताओ याओ को बचाया था। ताओ याओ उस टाइम पे इमोशनलेस हुआ करती थी, लेकिन जब से वो गुचेंग की डिसाइपल के साथ मिली तब उसे असली फ्रेंडशिप का मतलब जाके पता चला। लेकिन वो दिन अब काफी टाइम पहले ही जा चुके हैं और सिर्फ ताओ याओ ही बची है जिसको उस लड़की के बारे में पता है। मुलाकात के बाद में गुचेंग की डिसाइपल ने ताओ याओ को उसके मास्टर से मिलवाया, जहाँ पे ताओ याओ ने एक नया दोस्त बनाया जो कि स्टोन था यानी कि लाओशी। वो बुढ़ा याद होगा ना तुम्हें, जिसकी फट गई थी गुचेंग को देख के और उसने गुचेंग को डिमोनिक एम्परर समझ लिया था। खैर उस टाइम पे लाओशी और ताओ याओ को कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो कभी इस रियलम के अंदर कल्टीवेट भी कर पाएंगे, लेकिन जब उन लोगों ने कल्टीवेट करना शुरू किया तब गुचेंग के डिसाइपल ने उन दोनों की काफी ज्यादा मदद की और वो उनसे काफी ज्यादा काइंड भी था। वो उनकी मदद करता था और यहाँ तक कि उन्हें कल्टीवेट करने के लिए रिसोर्स भी देता था। यहाँ तक कि ताओ याओ को नाम भी उसी ने ही दिया था। गुचेंग आगे से कहता है वाओ क्या हार्ट टचिंग स्टोरी है, अगर मेरे पास भी कोई ऐसा दोस्त होता जिसके साथ मैं अपने सारे सीक्रेट शेयर कर पाता तो वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा गिफ्ट होता। जिस पे ताओ याओ गुचेंग से कहती है साले तुझे ये स्टोरी समझ में नहीं आई। गुचेंग ताओ याओ से कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे कैसे स्टोरी के बारे में कुछ भी पता होगा, और अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि गुचेंग डिमोनिक एम्परर है अपनी पास्ट लाइफ या फिर प्रीवियस लाइफ में, और इसके पास आधी अधूरी मेमोरीज भी हैं डिमोनिक एम्परर वाली। खैर ताओ याओ गुचेंग से कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, चलो बताओ कि यहाँ पे किस काम से आए थे, मुझे लगा तुम कोई रिक्वेस्ट लेके आए होगे मेरे लिए। वहीं पे गुचेंग को समझ में आ जाता है कि ताओ याओ उसे चेक कर रही है जैसे कि लाओशी ने किया था। वहीं पे गुचेंग यहाँ फट रही थी उसकी खुद की डिसाइपल से, क्योंकि इतनी समय वो गुचेंग से काफी ज्यादा शक्तिशाली है और अगर उसने गुचेंग को पहचान लिया तो वो गुचेंग को चीर के रख देगी। इसके बाद गुचेंग ताओ याओ से डीमन बोरिंग अबायस के बारे में पूछता है। इस पे ताओ याओ उसे कहती है कि मैंने इस जगह के बारे में कभी भी नहीं सुना, अगर तुम्हें इस जगह के बारे में जानना है तो फिर खुद जाके देख क्यों नहीं लेते। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। जिस पे गुचेंग निराश हो जाता है कि उसे सच में उस जगह पे जाना ही पड़ेगा आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद अगला सीन चूचू के पैलेस का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चूचू के एल्डर्स उसे कह रहे थे कि हम लोगों को बुद्धास माउंटेन से रिक्वेस्ट करनी चाहिए मदद के लिए, क्योंकि उन्हें चूचू की चिंता हो रही थी। दरअसल चूचू अकेले ही डिमोनिक कैलेमिटी का सामना करने के लिए जा रही थी और ऊपर से अपर रियलम के जो भी ऑर्थोडॉक्स फंक्शन है वो अपने कुछ रिसोर्स यहाँ पे भेज रहे हैं, लेकिन उनमें से बाकी कोई भी डीमन बोरिंग अबायस के ऊपर जो कैलेमिटी आने वाली है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। अगर उन लोगों के पास इनफ पीपल होते तो शायद से वो लोग चूचू की मदद कर पाते कैलेमिटी को संभालने में, और ऊपर से इन्हें ये भी नहीं पता है कि सेंटेस वैंग कहाँ पे है, वही दूसरी सेंट चूचू के साथ वाली जो दूसरी दुनिया से आई है। चूचू आगे से कहती है कि पहली बात वो किसी काम की नहीं है, सेंट के नाम पे धब्बा है, अगर वो यहाँ पे होती तो भी कोई मदद न कर पाती, और ऊपर से डीमन बोरिंग अबायस पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, हम लोगों को कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, हम लोग ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते हैं, इसीलिए मैं अकेले वहाँ पे जाऊंगी कुछ एक्सपर्ट्स को लेके, तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इस जगह को गार्ड करना है बस। जिस पे ये लोग चूचू से कहते हैं कि वो लोग ऐसे ही थोड़ी ना चूचू को इतनी खतरनाक जगह पे जाने के लिए भेज सकते हैं, और अगर यहाँ पे गुचेंग मदद कर देता जो कि
ह्यूमैनिटीज एंसेस्टर का रिकार्नेशन है तो ये बहुत ज्यादा बड़ी मदद हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पे गोचेंग से भी मदद नहीं मांग सकती है और वो उनसे कहती है कि मैंने डिसीजन कर लिया है कि मैं अकेले वहाँ पे जाऊंगी, क्योंकि गोचेंग फ्री में कुछ भी काम नहीं करता है, उसे बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए। तभी वहाँ पे गोचेंग आ जाता है तो चूचू से कहता है क्या तुम्हें सच में मेरी मदद नहीं चाहिए। वहीं पे एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं गोचेंग को देख के कि गोचेंग इस चीज में मदद करने के लिए मान गया है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से कट लेते हैं। और फिर चूचू गोचेंग से पूछते हैं तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। इस पे गोचेंग उससे कहता है कि अगर मुझे पता नहीं होगा तुम कहाँ पे जा रही हो तो फिर किसे पता होगा, और तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से तुम कभी भी दुनिया के ऊपर खतरा नहीं आने दोगी, लेकिन मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही मरने दूंगा? ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम इसका सामना अकेले नहीं कर पाओगे, इसीलिए इस टाइम पे मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के जाऊंगा। वह पे चूचू मन के अंदर सोचती है कि इसकी घटिया पर्सनैलिटी के हिसाब से ये कभी भी कोई भी चीज फ्री में नहीं करता है, लेकिन ये कर रहा है इस बार, क्या ये मेरे लिए? लेकिन गोचेंग तभी चूचू का चुम्मा ले लेता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ फ्री में नहीं है, को बदले में मैं कुछ लूंगा जरूर। चूचू उससे कहती है कि ये पवित्र जगह है तो गोचेंग उससे कहता है कोई बात नहीं है, हम लोग अपने फेवरेट प्लेस पे चलते हैं। जिसके बाद ऑथर सीधा फैन सर्विस को स्किप करता है और हम लोग गोचेंग को देखते हैं। तो चूचू से पूछ रहा था कि मैंने सुना है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटीज पैलेस के पास एक ट्रेजर होता है जो एक मिस्टिक टेक्निक है जो कि लोगों की फॉर्चून और विशेष से एनर्जी इकट्ठा करता है, सिंपल शब्दों में पावर ऑफ बिलीव। चूचू उससे कहती है कि बात तो सही है, लेकिन ये मिस्टिक टेक्निक कोई हलवा नहीं है, कोई भी ऐरा गैरा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कल्टिवेटर की दुनिया में जो भी लोग हैं वो कम से कम तुम्हें इच्छा तो दिखाएं, तुम्हारी पूजा तो करे, तभी तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। गोचेंग उससे कहता है कि बस इतना ही, इतना आसान है। चूचू उससे कहती है तुम्हारा आसान से क्या मतलब है भाई, लोग तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हें विश्वास करे, कोई आसान चीज थोड़ी ना है। लेकिन गोचेंग चूचू को मक्खन लगाते हुए कहता है कि वो टेक्निक लाओ, अभी ट्राई करते हैं। इसके बाद गोचेंग अपने पास गोल्डन फॉर्चून पतीला बाहर निकालता है, जिसके अगले सीन में हम लोग 8 डोमेन्स एंड वेस्टलैंड को देखते हैं। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे 8 वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स के बारे में बता देता हूँ ताकि तुम्हें चीजें समझने में दिक्कत आसानी हो। सब कुछ अपर रियलम के अंदर ही हो रहा है, जहाँ पे तुम लोग गोचेंग की साइड को कंट्री ए मान सकते हो और 8 वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स को कंट्री बी, और ये आपस में किसी चीज को तो लेके लड़ रहे हैं मुझे नहीं पता। वहीं पे हम लोग गोचेंग के बैटमैन को देखते हैं जो कि मस्त यहाँ पे आके फाइट कर रहा था, और ऊपर से ये वेस्टलैंड वालों की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम में से किसी के अंदर दम नहीं है क्या, पहले ही सरेंडर कर दो ना, फालतू में लड़ने का क्या फायदा है। तो फिर 10 डोमेन्स वाले कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो, हमारे रियम के टॉप जीनियस अभी तक यहाँ पे आए नहीं है, नहीं तो वो तुम्हें एक झटके के अंदर क्रश करके रख देते। जिसपे सस्ता बैटमैन आगे से अटैक करते हुए कहता है कि तुम लोगों के टॉप जीनियस गोचेंग के खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो फिर 10 डोमेन्स में से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि एक जीनियस था, और वो बैटमैन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी ऐसे बेइज्जती करने की। वहीं पे इस बंदे के अटैक से ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकलती है और इसका नाम लिन कियांग यांग है। कैरेक्टर पे थोड़ा ध्यान देना, ये आगे काम आएगा। वहीं पे हम लोग सस्ते बैटमैन को देखते हैं, अब इसकी हालत खराब होने लगी थी, ये अपनी पीक कंडीशन पे नहीं था, और जैसे ही लिन का अटैक बैटमैन के ऊपर पड़ने वाला था तो हम लोग देखते हैं कि बैटमैन के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती है, जिसको देख के लिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि पता नहीं अब इसके अंदर से किस तरीके की आइडेंटिटी बाहर निकलेगी। दरअसल बैटमैन के अंदर से गोचेंग की धर्माइक बॉडी बाहर निकली थी, जो कि गोचेंग का प्रोटेक्शन चार्म था ताकि इन लोगों को कुछ हो ना। वहीं पे जब 10 डोमेन्स वालों को ये पता चलता है कि गोचेंग कोई एल्डर वेल्डर नहीं है, अपर रियलम की तरफ से बस एक यंग मास्टर है, तो इन लोगों की फटके चार हो जाती है कि ये इतनी कम उम्र में पहले ही इतना ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए 10 डोमेन्स में से एक एल्डर बाहर निकलता है जो कि अपने चेलों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागो, मैं उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि गोचेंग की धर्मा बॉडी बस अपना एक ही हाथ आगे बढ़ाती है और एक झटके के अंदर ही एल्डर को मच्छर के माफिक फोड़ देती है। वह पे लिन की फटके चार हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि उनमें से कोई भी गोचेंग के अटैक के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके बाद गोचेंग अटैक करता है और उनमें से हर एक को पिचका के मार देता है। गोचेंग के साइड के जितने भी लोग थे वो सभी गोचेंग के स्टन को देख के हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद उसको वर्शिप करने लगते हैं, और यही चीज गोचेंग को चाहिए थी। वह पे 10 डोमेन्स में से कुछ लोग बच चुके थे जो कि भाग के अपने क्लैन के पास जाते हैं गोचेंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। जिसके बाद हम लोगों को गोचेंग का गोल्डन फॉर्चून पतीला दिखाया जाता है, जिसके अंदर गोचेंग ने मिस्टल टेक्निक का इस्तेमाल करके ह्यूमैनिटीज एंसेस्टर वाली, जो कि लोगों की फेथ और फॉर्चून का इस्तेमाल करती है कुर्की धर्मा बॉडी को पावर देने के लिए। और साथ ही में गोचेंग ने जो पतीला यहाँ पे इस्तेमाल किया है ये उसके फॉर्चून को और ज्यादा बूस्ट कर सकता है। तो ये देख के हैरान हो जाती है और वो गोचेंग से कहती है कि तुमने इतनी आसानी के साथ ह्यूमैनिटीज पैलेस के मिस्टर टेक्निक को सीख लिया, क्या तुम सच में एक इंसान भी हो? लेकिन गोचेंग चूचू से कहता है कि तुमने बाकी चीजें रेडी कर दी। चूचू कहती है कि हाँ उसने बाकी चीजें रेडी कर दी हैं। तो गोचेंग चूचू से कहता है कि चलो हम लोग अपना आखिरी प्लान शुरू करते हैं, हम लोगों को बुद्धा माउंटेन पे भी जाना है, जुआनगोंग टेम्पल पे। इसके बाद अगला सीन बुद्धा के माउंटेन का होता है, यानी जुआनकुआंग टेम्पल, जहाँ पे हम लोग 7 सर वाले शेर को भी देखते हैं, और इसे जब पता चलता है कि कोई आने वाला है तो ये गुर्राना शुरू कर देता है। लेकिन जब इसे दिखाई देता है कि गोचेंग है तो ये बिल्ली की
माफिक डर के मारे कांपने लगता है। फिर चुपचाप बिल्ली की तरह अपना सर झुका के बैठ जाता है। अब इस टकलू का नाम गोल्डन सिसाडा है, तो हम लोग इसे यही बुलाएंगे और ये इन लोगों को वेलकम करने के लिए आता है। वहीं गोचंग जब इसकी फॉर्चून वैल्यू देखता है तो वो मन के अंदर सोचता है कि इसकी फॉर्चून वैल्यू तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, साला ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है, मौका देख के इसकी फॉर्चून वैल्यू छीननी ही पड़ेगी। वह पीछे सिसाडा इन लोगों से कहता है कि उसे भी डेमन बोरिंग अवैस के बारे में काफी ज्यादा चिंता है और ऊपर से बुद्धा माउंटेन का सक्सेसर होने के नाते वो चुपचाप बैठा थोड़ी नहीं रह सकता है। वहीं पे गोचंग सिसाडा को देखते हुए उसे पूछता है कि ऐसा कहा जाता है कि इस माउंटेन के ऊपर एक प्यूरिफिकेशन स्क्रप्चर है जो दुनिया की सभी चीजों को कन्वर्ट कर सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हजारों सालों पहले यहाँ पे इस माउंटेन ने एक डिमोनिक मंकी को टीम किया था जो कि इतना पावरफुल था जो कि अर्थ और हेवन के अंदर केओस ला सकता था, जिसको माउंटेन ने अभी के लिए उनका सेक्ट गार्डियन बना लिया है। मंकी किंग वुकोंग का रेफरेंस दिया जा रहा है। वहीं पे गोल्डन सिसाडा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये भी यहाँ पे आया है ह्यूमैनिटीज पैलेस के साथ में, इसके अंदर अच्छाई का आ भी नहीं है। मुझे तो इस बात के ऊपर भी यकीन नहीं रहा कि लोग इसको ह्यूमैनिटीज के एंसेस्टर का रिकार्नेशन मानते हैं। खैर वो गोचंग को जवाब देता है और उसे कहता है कि इस कहानी के अंदर कुछ सच्चाई है और कुछ झूठ है। बुद्धा माउंटेन के पास पहले एक डिमोनिक मंकी हुआ करता था उनके गार्ड के तौर पे, लेकिन अब वो जा चुका है। और रही बात प्यूरिफिकेशन स्क्रप्चर एबिलिटी की, तो वो सभी चीजें झूठ ही है। वह फिर गोचंग मन के अंदर सोचता है कि इनकी झूठ बोलने की एबिलिटी तो मेरे बराबर की है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कोई सो कॉल्ड प्यूरिफिकेशन वाली चीज है तो फिर मैं उसका इस्तेमाल अपनी डिमोनिक बोतल के साथ कर सकता हूँ। चुचू आगे से बताती है कि उसने ये भी सुना था कि जो डिमोनिक मंकी है वो बुद्धिस्ट स्क्रप्चर्स को सुनने से मना कर रहा था और उसको बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहता था, इसलिए तुम लोगों का बुद्धिस्ट मॉन्ग अपनी डिवाइन एक्सपर्ट्स की मदद से उसे फोर्स कर रहे थे बुद्धिज्म सीखने के लिए। जिसपे सिसाडा आगे से कहता है कि हमारा बुद्धिस्ट सेक्ट कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वो डीमन मंकी खुद ही ये सब कुछ सीखना नहीं चाह रहा था, तो हम लोगों ने बस उसे हल्का बहुत फोर्स किया था। गोचंग मन के अंदर सोचता है कि वाह, ये तो बाहर बाहर से ही अच्छे बनते हैं, बल्कि अंदर से तो ये मुझसे भी ज्यादा कमीने हैं। कम से कम मैं कोई कांड करता हूँ तो सबूत तो नहीं छोड़ता। जिसके पास सिसाडा इन लोगों को कमरे के पास छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। वहीं पे चुचू आगे से कहती है कि मुझे इसका पर्सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये जितना प्योर हार्टेड दिखाते हैं उतना है नहीं। गोचंग उसे कहता है कि इसीलिए जब जर्नी पे हम लोग जाएंगे तब तुम्हें इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, शायद से ये कभी भी डेमेनस को आजाद कर सकता है उसकी सेल से। चुचू गोचंग से पूछती है कि तुम्हें डेमेनस के बारे में कैसे पता चला, तो गोचंग उसे कहता है कि ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हम लोग एक साथ रूम के अंदर जाने वाले हैं या फिर अलग अलग। चुचू उससे कहती है कि ये बुद्धिस्ट माउंटेन है, हम लोगों को अलग अलग ही सोना चाहिए। जिसपे गोचंग आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि अगर तुम उछड़ी जाओगी तो फिर मैं रात में अकेला रहूंगा, ठंड लगेगी, तन्हाई में जीऊंगा मैं। चुचू कहती है कि अगर उससे हो पाएगा तो वो कर देगी। गोचंग उससे कहता है कि आओगी ये ना, तो फिर चुचू अपना मास्क हटाती है और गोचंग को किस करती है। इसके बाद वो शर्माते हुए वहां से भाग जाती है, ये कहते हुए कि कल मिलूंगी। गोचंग मन के अंदर सोचता है वाह, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था, सिली गर्ल। अब इसके बाद हम लोग गोल्डन सिसाडा को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के पास आता है और उन्हें आके बताता है कि भैया मेरा दिल ठिकाने पे नहीं है, बहुत ज्यादा घबरा रहा है, धड़कनें 200 के ऊपर भाग रही हैं। जिसपे एंसेस्टर जिसके बाल तो नहीं थे लेकिन माँ कसम जो आईब्रो हैं उनको मेंटेन रखने के लिए इसे डेली कंडीशनर और शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ता होगा। खैर एंसेस्टर सिसाडा से कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत गोचंग की वजह से हो रही है। जिसपे सिसाडा आगे से कहता है कि हाँ, मुझे अभी भी उसका मकसद नहीं पता है कि वो डीमन बोरिंग अबायस के अंदर क्यों जा रहा है, लेकिन मेरा दिल मुझसे बार बार कह रहा है कि मुझे उससे दूरी बना के रखनी चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसपे एंसेस्टर आगे से कहता है कि गोचंग ने जैसे ही टेंपल के अंदर कदम रखा था तो फिर वो अपने सेंसर्स की मदद से गोचंग को जांच करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन गोचंग ने पहले ही उसके इंटेंशन को चेक कर लिया। इसे एंसेस्टर के पास मौका ही नहीं था कि वो गोचंग के ऊपर डिवाइन आर्ट से कुछ कर सके। जिसपे सिसाडा आगे से हैरान होकर कहता है कि गोचंग ने आपके 6 आर्ट्स को सेंस कर लिया, उसका रियलम क्या है। जिसपे एंसेस्टर आगे से कहता है कि मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि अगर तुम उसके साथ भिड़ते हो तो फिर तुम्हारा उसके सामने कोई मुकाबला नहीं है। तुम चाहे अपना पूरा दम लगा दो और सभी वेपन्स और टैलेंट्स का इस्तेमाल कर लो, लेकिन तुम फिर भी उससे बच के नहीं भाग सकते हो। तो फिर सिसाडा पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो एंसेस्टर उसे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि उसे अभी तक हमारे बुद्धिस्ट माउंटेन के सीक्रेट के बारे में पता चला है। और रही बात मॉन्क रॉब्स के बारे में, तो फिर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका मालिक कौन है, वो तुम्हारे ऊपर ही रहेगा, उसको तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। आखिरकार तुम ही तो हो जो इन सब कुछ को लेने वाले हो, तुम्हारे पास ही एबिलिटी है। लेकिन तभी एंसेस्टर अपना जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसे बजाना बंद कर देता है और पीछे मुड़ के देखता है। सिसाडा पूछता है कि क्या हुआ, तो एंसेस्टर आगे से कहता है कि मुझसे गलती ही हुई होगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोचंग अपनी इविल आई या फिर जो सेंस होता है उसे वापस बुला लेता है, यानी कि ये भी इनके ऊपर नजर रख रहा था। गोचंग कहता है कि बुढ़े में बड़ा दम है यार, सेंस कर लिया इस बारे में। और वो मन के अंदर सोचता है कि इन लोगों के पास जो मॉन्क रॉब है एक तरह का कोट है यार, यस लगा था, मैं कंफ्यूज हो रहा था। खैर यही इन लोगों का ट्रेजर है और गोचंग सोचता है कि ये भी मेरी झोली में गिरेगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गोचंग और चूचू
चूचू एक साथ जा रहे थे तो फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे, जिसके बाद वो लोग डीमन ब्यूरिंग एबायस के पास आ जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ा गड्ढा था। सिसाडा उन लोगों को बताता है कि इस जगह की तरफ चारों तरफ एक अरे फॉर्मेशन है। यहाँ की डिमोनिक एनर्जी इतनी ज्यादा घनी है कि कोई इसके आसपास भी भटक नहीं सकता है, इसलिए उनके बुद्धिस्ट माउंटेन ने यहाँ पे अरे फॉर्मेशन लगाई है जिससे वो एनर्जी बाहर न निकले। इसलिए सिसाडा यहाँ पे अपने ट्रेजर का इस्तेमाल करने वाला है ताकि वो एनर्जी को यूटिलाइज कर सके और यहाँ पे एक रास्ता खोल सके। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि हर कोई मेरे पास ही रहना। वहीं पे गोचंग जोजो से कहता है कि तुम बाहर ही क्यों नहीं रुकती हो, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जोजो मना कर देती है और गोचंग से कहती है कि उसे अंदर जाना ही पड़ेगा और टेलीपैथी के जरिए गोचंग से कहती है कि अंदर खतरा हो सकता है तो फिर मैं शायद से तुम्हारी मदद कर सकूं। गोचंग मन के अंदर सोचता है कि नहीं बाबू, तुम सिर्फ मुझे स्लो करोगी और कुछ भी नहीं। खैर इसके बाद वो सभी लोग उस गड्ढे के अंदर जाते हैं तो ये गड्ढा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। चारों तरफ डिमोनिक एनर्जी फैली हुई थी। वहीं पे हम लोग एक कल्टीवेटर को देखते हैं जिसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ये सिसाडा के पास नहीं रहता है और एक लेक के पास चला जाता है। उसी लेक में एक फूल भी था जिसका नाम सोल एराडिकेटिंग लिली था और वो फूल उस बंदे की पूरी एनर्जी को ही अपने अंदर चूस लेता है, यहाँ तक कि हड्डियां भी नहीं छोड़ता। सिसाडा उन लोगों से कहता है कि वो फूल डिमोनिक एनर्जी के ऊपर पल रहा है, वो यहाँ पे कई सालों से है, इसलिए उसके अंदर इमेंस पावर है। यहाँ तक कि नीचे जो डिमोनिक बीस्ट है वो भी उसके आसपास नहीं भटकते हैं, वो उनकी भी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। गोचंग उन लोगों से कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, लेकिन ये दुख की बात है कि तुम लोग इस फ्लावर को यहीं पे छोड़ने वाले हो। चूचू गोचंग से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो, उल्टा सीधा ना करना, लेकिन गोचंग जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस फूल को बड़े ही आराम से बाहर निकाल लेता है। यहाँ तक कि सिसाडा भी हैरान हो जाता है कि गोचंग ने इतनी आसानी के साथ उस डिमोनिक फूल को बाहर निकाल लिया। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि गोचंग डिमोनिक एनर्जी को ऐसे ही अवॉइड कर सकता है। चूचू बताती है कि वो इस बारे में भूले गए थे कि गोचंग की बॉडी के अंदर ही पूरी डिमोनिक एनर्जी भरी पड़ी है। खैर इस फूल के निकल जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि लेक के अंदर से एक बहुत बड़ा डिमोनिक बीस्ट बाहर निकलता है जो कि इस फूल का गार्डियन था। खैर चूचू गोचंग को बचाने के लिए सामने आ जाती है, जिसको देख के गोचंग मुस्कुराता है। जिसके बाद वो उस डिमोनिक बीस्ट की तरफ देखता है और उसे घूर के कहता है दफा हो जा, जिससे उस बीस्ट की सांसें अटक जाती हैं। जिसके बाद वो धीरे धीरे पानी में वापस चला जाता है और सभी लोगों को लगता है कि वो डिमोनिक क्रिएचर यहाँ पे चूचू की प्रेजेंस की वजह से डर के मारे चला गया है। चूचू गोचंग से पूछती है कि तुमने कुछ किया, तो गोचंग उससे कहता है कि सब लोग कह रहे हैं कि तुमने कुछ किया है तो फिर तुम्हारा औरा ही होगा यार। मैं फिर सिसाडो को पक्का यकीन था कि ये गोचंग ही था और उसे समझ में नहीं आता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो डिमोनिक बीस्ट डर के मारे यहाँ से भाग गया। इसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि चलो हम लोग अपने सफर को जारी रखते हैं और ज्यादा गहराई में जाते हैं। वो लोग जैसे जैसे गहराई में जाते जा रहे थे वैसे वैसे डिमोनिक बीस्ट का लेवल बढ़ते जा रहा था और ये उन सभी को एक एक करके मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। सिसाडो गोचंग को बताता है कि ये सभी डिमोनिक क्रिएचर्स यहाँ पे डिमोनिक की वजह से कैद हैं। जब वो यहाँ पे पिछली बार आया था सील को ठीक करने के लिए तब ये इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन सील के कमजोर होने की वजह से ये ताकतवर हो गए हैं। और वो गोचंग से पूछता है कि आगे क्या करना है। गोचंग उससे कहता है कि सिर्फ मैं और तुम ही आगे जा सकते हैं, बाकी लोगों को यहीं पे रुकना पड़ेगा। उनकी कमजोर कल्टीवेशन के साथ वो लोग आगे जाएंगे तो ये खतरनाक हो सकता है। चूचू गोचंग से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, ये मेरी ही ड्यूटी है। लेकिन गोचंग चूचू से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ आओगे तो फिर जो पीछे रह जाएंगे उनकी रक्षा कौन करेगा। मैं और गोल्डन सिसाडा अंदर जाते हैं और सील को रिन्यू करके आते हैं, तब तक तुम यहीं पे रुको। वह ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो जो डिमोनिक क्रिएचर इनके सामने आ रहे थे वो सब भागते हुए जा रहे थे। और सिसाडा गोचंग से कहता है कि यहाँ के जितने भी क्रिएचर हैं ऐसा लगता है कि वो सभी बौखला चुके हैं, इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। जिसपे गोचंग आगे से कहता है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये पूरी तरीके से पागल नहीं हुए हैं, बस ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। सिसाडा ये वाली बात सुन के कंफ्यूज हो जाता है तो गोचंग आगे से कहता है कि आगे डीमन सील है ना, वो ब्रेक थ्रू होने वाली है, इसलिए ये सभी डर के मारे भाग रहे हैं ताकि खुद को बचा सके। जिसपे सिसाडा आगे से कहता है कि कोई बात नहीं है, वैसे भी ये सभी क्रिएचर यहाँ पे एक साथ सील हो जाएंगे अपनी पूरी जिंदगी के लिए। और वो गोचंग से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे खुद आओगे डीमन ब्यूरिंग अबायस के अंदर मदद करने के लिए। जिसपे गोचंग आगे से कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं यहाँ पे सिर्फ इसी काम की वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे चूचू की चिंता थी, बाकी मुझे एडवांस डीमन के बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ये सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और वो 3-4 डीमंस को ऐसे ही मार देता है। सिसाडो उससे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही सच बोल रहे हो। गोचंग उसे कहता है कि मेरे पास एक सवाल है डीमन ब्यूरिंग सील को लेके कि यहाँ पे सच में कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम लोग सील की ताकत को बढ़ा सके, और अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पे जो बुद्धिस्ट माउंटेन है वो सभी एक साथ इकट्ठा क्यों हो रहे हैं बाकी सभी फंक्शन के साथ, उन्हें मिलकर एक साथ काम करना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पे आके अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हो। इस पे सिसाडा आगे से बस इतना ही कहता है कि भले ही डीमन ब्यूरिंग अबायस बुद्धिस्ट माउंटेन के पास है, लेकिन वो सभी एक साथ काम करते हैं डीमन के खिलाफ सर्वाइव करने के लिए। फिर गोचंग पूछता है अगर सील को ताकतवर नहीं बनाया जा सकता है तो फिर तुम यहाँ पे नीचे आने के लिए इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे थे। जिसपे सिसाडा आगे से कहता है कि छुपाने का अब कोई भी फायदा
फायदा नहीं है, जिसके बाद वो सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे बुद्धिस्ट माउंटेन के छोड़े गए एक बहुत बड़े ट्रेजर को लेने के लिए आया हूँ और बदकिस्मती से ये बवाल कई सालों पहले हुआ था। इसके बाद सिसाडा हमें एक कहानी बताता है कि एक बुढ़ा मॉन्क था जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था और वो अकेले ही डीमन ब्यूरिंग के पीछे की जो क्लैमिटी है यानी कि समस्या है वो ठीक करने के लिए खुद ही चला गया। वो जैसे ही अबायस के अंदर घुसा तो फिर उसकी मुलाकात एक डीमन के साथ हुई जो कि गुचेंग के ही डिसेपल थी, जिसके बाद उसने आखिर में बुद्धिस्ट माउंटेन का ट्रेजर चुरा लिया। उसका मकसद तो उस ट्रेजर का इस्तेमाल करके उस डिमेनस की सफरिंग को खत्म करना था। हालांकि वो डिमेनस कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी और उसने धोखा दे के मोंग को एक झटके के अंदर मार दिया। इसीलिए सिसाडा यहाँ पे आया है ताकि वो उस ट्रेजर को अपने साथ वापस लेके जा सके। वह पे गुचेंग मन के अंदर सोचता है कि वो पता नहीं मोंग यहाँ पे क्या लेने के लिए आया था, यहाँ तक कि उसने मोंग रोब को भी चुरा लिया। पता नहीं उसने ये सब कुछ यहाँ पे डिमेनस के लिए किया था या फिर उसको दिल लगी हो गई थी उसके साथ। खैर भाड़ में गया सब कुछ, मुझे बस इतना जानना है कि मेरी डिसेपल चैन होंगी की कॉन्सियसनेस अभी तक पूरी तरीके से वापस नहीं आई है और वो अभी भी कंफ्यूज है। और अगर उसकी कॉन्सियसनेस पूरी तरीके से वापस आ चुकी है तो फिर उसे यह भी याद आ गया होगा कि उसने कितनी सफरिंग और टॉर्चर को सहा है। तो फिर वो मुझको जैसे ही देखेगी पहचान लेगी मुझे और तुरंत मेरे ऊपर अटैक करके मुझे चीर के रख देगी। जिसके बाद सिसाडा टियान से कहता है कि अब कुछ पाने के लिए बचा नहीं है तो वो अपने प्लान के हिसाब से जा रहा है। गुचेंग उसे कहता है ठीक है जाओ, और वो मन के अंदर सोचता है कि तुम अपने ट्रेजर को सेंस कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। एक बार बस मैं अपने ट्रेजर को पालूं जिसके बाद मैं तुम्हारा भी छीन लूंगा। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और वहाँ पे जितने भी डिमोनिक बीस्ट थे वो उन सभी से कहता है कि तुम डिमोनिक क्रिएचर्स होना और डिमंस को अपना ही मानते हो तो फिर मेरे खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हो। और वो अपनी डिमोनिक की को रिलीज करते हुए उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है घुटनों पर बैठो, तो वो सभी घुटनों पर बैठते हैं। इसके बाद गोचेंग हम लोगों को सबसे भयंकर चीज बताता है कि ये जो पूरी अबायास है ये गोचेंग के ट्रू एसेंस ऑफ ब्लड से बनी हुई है जब वो एक डिमोनिक एम्परर हुआ करता था। और अब टाइम आ चुका है कि गोचेंग उस खून की बूंद को दोबारा अपना बना ले। इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो उन सभी क्रिएचर से कहता है कि हाँ हाँ तुम लोग धीरे धीरे सीख रहे हो कि जो लोग तुमसे ऊपर होते हैं उन्हें कैसे इज्जत दी जाती है। दरअसल ये सभी क्रिएचर गोचेंग को खुद उसके ब्लड एसेंस ड्रॉप के पास लेके जा रहे थे। जिसके बाद वो सभी लोग एक चैम्बर के अंदर आते हैं तो वो चैम्बर पूरी खून से ही भरा हुआ था। यही वो जगह थी जहाँ पे गोचेंग की एसेंस ब्लड ड्रॉप पड़ी हुई थी इतने सालों तक। अब हम लोग देखते हैं कि उस ब्लड के अंदर से एक कैरेक्टर बाहर निकलता है जो कि कौसी सॉवरन का एडवांस रियलम डीमन था। ये गोचेंग के ट्रू ब्लड से बना हुआ था और अब तक यहाँ पे ग्रो कर रहा था। एडवांस डीमन आगे बढ़ता है और अपने मालिक को वेलकम करता है घुटनों पे झुक के। गोचेंग उससे कहता है कि अब से तुम्हारा नाम आडा होगा। फिर गोचेंग आगे बढ़ता है और एक सांस के अंदर ही अपने पूरे खून को पीने लगता है और कहता है कि अब वो अपर रियलम को कुछ ऐसा देने वाला है, डिमोनिक दाव का डर, कि उन्हें पता चले कि डर असल में होता क्या है। हम लोग देखते हैं कि जब गोचेंग डिमोनिक एनर्जी को वहां पे छोड़ता है तो ये इतनी ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है कि बुद्धिस्ट टेंपल के साथ साथ इन लोगों को भी ये डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि असल में ये हो क्या रहा है। डिमन ब्यूरिंग अबाया से इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे रिलीज हो सकती है। इसके बाद हम लोग वैंग जीजी को भी देखते हैं जो कि मस्त लड़कियों के साथ खेल रही थी। ये कहते हुए डार्लिंग कहाँ हो तुम, यहाँ पे आओ हप्पी झप्पी दो। और जब वैंग जीजी को भी ये डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है तो वो कहती है शिट लग गए तो हमारे। वैंग जीजी के ऊपर ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, आग लगे चाहे बस्ती में अपन तो रहता मस्ती में। वही हम लोग जियन फैमिली को भी देखते हैं और इन्हें भी ये एनर्जी महसूस होती है तो ये भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इन्हें भी समझ में नहीं आता है कि जो ऑर्थोडॉक्स फंक्शन है वो सब कुछ कैसे कुछ नहीं कर रहे हैं। वही पे हम लोग सिकोंग को भी देखते हैं और इनसे भी ये एनर्जी महसूस होती है जो इतनी दूर है वहां से। वही पे इसकी ट्विन सोल आगे से कहती है वाह क्या डिमोनिक एनर्जी है, मुझे तो वहां पे होना चाहिए। इस डिमोनिक एनर्जी के सामने तो बस मैं एक छोटा सा मजाक हूँ। वही पे अबायस के अंदर ये लोग थे, इनके ऊपर इतना ज्यादा जोर पड़ रहा था कुछ तो बेहोश ही हो गए थे। वही पे चोचो को गोचेंग की चिंता हो रही थी कि वो ठीक ठाक हो। इसके बाद हम लोग सिसाडा को देखते हैं और इसका जो बुद्धा बॉन्ड बीट था वो भी पूरी तरीके से क्रैक हो गया था, यानी कि एनर्जी वे ब्लॉक करने के चक्कर में। जिसके बाद वो चैन होंगी की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुद्धा स्वरूप उठा के यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो अभी के लिए यहाँ पे पावरलेस है। वही हम लोग होंगी को देखते हैं और ये खून के आंसू रो रही थी और इसे भी पता चल जाता है कि इसका मास्टर यहाँ पे आ चुकी है, ये तो कुछ ज्यादा ही साइको है। वही पे सिसाडा की फटके चार जब वो होंगी को उड़ते हुए देखता है क्योंकि वो उड़ते ही हवा में ही अटैक करने लगती है। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद वहाँ पे गोचेंग आ जाता है जो कि सिसाडा से कहता है कि तुमने मुझे सच में निराश किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम सभी लोगों को धोखा देके अपने प्लान को पूरा करने में तुम्हारे जैसा मॉन्क कैसे इतना बड़ा काम कर सकता है, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क के रोप को चुराना चाहते हो ताकि तुम इस डीमन को आजाद कर सको और पूरी दुनिया के ऊपर क्लैमिटी ला दो। सिसाडा आगे से कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी चुराने की कोशिश नहीं कर रहा था और ना ही सील को तोड़ने की, लेकिन गोचेंग को कुछ सुनाई देता है कि वो अपने प्लान के ऊपर अड़ा रहता है। इसके बाद वो डाकू सिसाडा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। वहीं पे सिसाडा को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कौसी सॉवरन रियलम पे है।
जिसके बाद डा वहाँ पे एक जोरदार अटैक मारता है। तो गोजेंग को पहले से ही पता था कि सिसाडा इतनी आसानी के साथ नहीं मरने वाला है और सिसाडा अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए डा के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब सिसाडा को भी समझ में आ चुका था कि गोजेंग यहाँ पे उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। वो खुद ये प्लान बना के आया था और उसे बलि का बकरा बनाना चाहता है। और सिसाडा को यह भी पता था कि वो यहाँ पे रोप को लेके नहीं जा सकता है, इसलिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे सबसे पहले जान बचाने की थी। इसीलिए वो तुरंत अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके वहां से भाग लेता है। और फिर गोचेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर सिसाडा यहाँ से भाग जाता है तो फिर उसे ही फायदा होगा। अब वो और ज्यादा जोरों शोरों से उसके ऊपर इल्जाम लगा पाएगा कि ये दुनिया के ऊपर तबाही लाना चाहता था, मैंने इसे रोका है। और वो डा से कहता है कि चिंता ना करो, हम उसे बाद में पकड़ लेंगे। इसके बाद गोचेंग चैन होंगे के पास पहुंचता है और उस रोप को देख के कहता है कि ये सच में कमाल का ट्रेजर है। जिसके बाद वो चैन होंगे की तरफ देखता है तो इसके हाथ जल रहे थे, लेकिन ये तब भी गोचेंग की तरफ देखे जा रही थी और ये किसी भी तरीके से उस रोप से आजाद होकर गोचेंग को गले लगाना चाहती थी। गोचेंग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि इसकी सोचने समझने की शक्ति अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, न इसके वॉयलेंट नेचर के साथ ये इतनी आसानी के साथ शांत तो नहीं रहने वाली थी। इसके अभी के हालातों में बिना फॉर्मेशन के अरे के इसकी डिमोनिक एनर्जी और इसका गुस्सा और ज्यादा भड़कता और ये पूरी तरीके से पागल ही हो जाती। देख ही सकते हो हाथ स्केलेटन बन गया है लेकिन दोबारा वापस खींच लेती है। वह गोचेंग की फट तो रही थी लेकिन उसे फिर भी यहाँ पे होंगी को आजाद करना ही था और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें फ्री करने वाला हूँ। और गोचेंग जैसे ही यहाँ पे होंगी को फ्री करेगा उसे तुरंत यहाँ से भागना पड़ेगा। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ पे फॉर्मेशन को तोड़ता है और डा के साथ भागने की कोशिश करने लगता है। वहीं पे होंगी जैसे ही फॉर्मेशन से निकलती है तो वो एक झटके के अंदर हील हो जाती है। वहीं पे इसकी डिमोनिक एनर्जी भी इसके पास वापस आ जाती है। गोचेंग यही सोचता है कि अभी वो यहाँ पे बाकी लोगों का इस्तेमाल करेगा होंगी के गुस्से को कम करने के लिए, और जब उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाएगा तब वो दोबारा वापस आएगा होंगी को सिखाने के लिए कि उसका कहना कैसे मानना है और ओबीडिएंट कैसे बनना है। हालांकि यहाँ पे कुछ चीजें आउट ऑफ स्क्रिप्ट चली जाती हैं, क्योंकि जब गोचेंग वहां से भागने की कोशिश कर रहा था तब होंगी उसके टेलीपोर्टेशन वाले कर्मा के अंदर हाथ डालती है और गोचेंग का कॉलर पकड़ लेती है। इसे तो गोचेंग भी कुछ सेकंड के लिए फट जाती है और वो कहता है कि ये तो प्लान में नहीं था भाई। जिसके बाद हम लोग गोल्डन सिसाडा को देखते हैं जो वहां से जान बचाते हुए भाग रहा था। इन लोगों को दिखाई देता है कि कोई तो आ रहा है बुलेट की स्पीड से। वह फिर सिसाडा को अच्छे से पता था कि वो टेंपल वापस नहीं जा सकता है। अगर गोचेंग उसे मारना चाहेगा तो वो टेंपल पे आएगा और उसके जितने भी सीनियर अंकल हैं वो सभी भी इसी चक्कर में निपट जाएंगे। इसलिए उसको डायरेक्ट यहाँ से सीधा बुद्धिस्ट माउंटेन की तरफ भागना चाहिए। वही जब सिसाडा चूचू को देखता है तो फिर उसे लगता है कि ये भी गोचेंग के साथ मिली हुई है और ये उसको रोकना चाहती है। इसलिए वो डायरेक्ट चूचू के ऊपर भी अटैक कर देता है और भागते हुए कहता है कि अगर तुम सभी मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी यहाँ से भागो। चूचू ने शॉट की मदद से खुद के अटैक को ब्लॉक कर लिया था और उसे समझ में नहीं आता है कि इसकी इतनी फटी हुई क्यों है जो ये इतनी तेजी से साथ भाग रहा है। अब सभी लोगों को चिंता हो रही थी कि गोचेंग को क्या हुआ, वो कहाँ पे है। तो एक बंदा आगे से कहता है कि अगर वो एडवांस डीमन अपनी सील से आजाद हो गया होगा तो फिर हमें भागना चाहिए, शायद गोचेंग अभी तक मारा गया हो। तो फिर चूचू गोचेंग को बचाने के लिए दफ्त में जाने लगती है, लेकिन तभी उस एरिया के अंदर से लाजवाब एनर्जी बाहर निकलती है और चूचू उड़ते हुए दूर जाके गिरती है। और चूचू को भी समझ में आ जाता है कि ये कोई नई चीज नहीं है, लगता है कि कोई पावरफुल डीमन पैदा हो गया है। वहीं पे हम लोग होंगी को देखते हैं जो कि गोचेंग को कॉलर से पकड़ के उसके कमरा वाले एरिया से बाहर निकाल के बाहर फेंक देती है। वहीं पे गोचेंग को समझ में आ जाता है कि होंगी की स्ट्रेंथ इतनी समय किसी भी सॉवरेन रियलम के एक्सपर्ट से ज्यादा है। इसलिए गोचेंग अपनी शॉट को बाहर निकालता है और होंगी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन होंगी एक उंगली की मदद से ही गोचेंग के स्लैश को रोक लेती है। और अगर तुम्हें लग रहा हो कि गोचेंग अपनी डिसाइपल के ऊपर हल्के से अटैक करेगा तो फिर तुम इनके पीछे का एक्सप्लोड हुआ एरिया देख सकते हो कितना तगड़ा धमाका हुआ है, क्योंकि गोचेंग इतने समय सीरियस है एकदम तगड़े से। जिसके बाद होंगी अपनी रसीली टांगे उठाती है और गोचेंग के पेट के ऊपर दे मारती है। इस पे गोचेंग भाई साहब उड़ते हुए जैसे वो अपने एनिमीज को उड़ाते हैं वैसे ही जा रहे थे। वहीं पे होंगी गोचेंग की शॉट उसी की तरफ फेंक के मारती है जो गोचेंग की मुंडी की तरफ आगे बढ़ रही थी। इसलिए गोचेंग को ना चाहते हुए भी शॉट को वापस बुलाना पड़ता है, नहीं वो गोचेंग के सर के आर पार हो जाती। वहीं पे जब गोचेंग अपने आप को संभालता है तो होंगी पलक झपकते ही उसके पास आ जाती है, जो कि उसे कहती है मास्टर मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा इंतजार किया है, अब मुझे और ज्यादा रहा नहीं जाता। इसके बाद गोचेंग आगे से धर्मा रिकार्नेशन एनर्जी का इस्तेमाल करता है और इस अटैक की वजह से वो टाइम को रोक पाता है, लेकिन होंगी के ऊपर इसका भी कोई असर नहीं पड़ता है और वो इस एनर्जी को तोड़ते हुए गोचेंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है उसके दिल को छूने के लिए। तो फिर गोचेंग आगे से हेलबर्ट को बाहर निकालता है, लेकिन हेलबर्ट के साथ भी गोचेंग उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और काफी पीछे खिसक जाता है। और फिर गोचेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि होंगी उसे इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रही है। फिर वो होंगी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे मारना ही चाहती हो तो फिर चलो देखते हैं कि कौन किसको पहले मारता है। जिसके बाद गोचेंग के पास जितने भी आर्टिफैक्ट थे वो उन सभी लोगों को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए रेडी थे। गोचेंग होंगी से कहता है कि चलो एक दूसरे का खून कर देते हैं पूरी दिल्ली के साथ में। जिसपे होंगी भी आगे
आगे से कहती है कि हाँ चलो एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन तभी गुचेंग होंगी को चूरन दे देता है और उससे कहता है कि लाओशी ताओयाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और क्योंकि ये दोनों ही होंगी के जिगरी दोस्त हैं तो वो पीछे मुड़ के देखती है और जब उसे पीछे कोई दिखाई नहीं देता तब वो गुचेंग की तरफ देखती है और तब तक गुचेंग वहां से गायब हो चुका था, जिसपे होंगी को इतनी जोर से गुस्सा आता है कि वो अपनी बची कुची एनर्जी रिलीज करती है। तो फिर वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है। वो चूना लगा दिया। अब हम इन लोगों को देखते हैं जो कि गुचेंग का इंतजार कर रहे थे और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या करना चाहिए। कुछ को ऐसा लग रहा था कि डिमोनिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कई सारे डिमोनिक क्रिएचर्स और ज्यादा शक्तिशाली हो गए होंगे और शायद से गुचेंग अभी तक मारा गया हो, इसीलिए वो सभी वहां से जाना चाहते थे। चोचो उनसे कहती है कि तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जा सकते हो, मैं यहीं पे रुकूंगी। उसी टाइम पे एक डिमोनिक क्रिएचर बाहर निकलता है तो गुचेंग उसे मार देता है, जिसके पीछे से गुचेंग भी बाहर आता है। चोचो गुचेंग से पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे हो गए। इस पे गुचेंग बिल्कुल शॉर्ट में बताता है कि वहाँ पे सिसाडा ने डेमिनस को आजाद कर दिया है अपने बुद्धिस्ट ट्रेजर के चक्कर में। सील पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है और गुचेंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, इसी चक्कर में वो घायल हो गया। इन लोगों को गुचेंग की बातों के ऊपर यकीन भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ही सिसाडा को चूचो के ऊपर अटैक करते हुए देखा था। गुचेंग आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि जब तक मुझे उसके प्लान के बारे में पता चला तब तक काफी ज्यादा देर हो गई थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो मुझे चकमा दे के भाग गया। फिर वो सभी लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, यहाँ पे रुकना जान हथेली में लेने के बराबर है और हमें यहाँ पे जितने भी ऑर्थोडॉक्स फंक्शन है हमें उन सभी को रिपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो सभी रेडी हो जाए इस क्लैमिटी को रोकने के लिए। जिसके बाद ये सभी डीमन ब्यूरिंग अबाया से बाहर निकलते हैं। वहीं पे चूचू गुचेंग से पूछती है कि वो क्लैमिटी कितनी ज्यादा शक्तिशाली थी जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। गुचेंग मन के अंदर सोचता है कि ऐसी हो गई, वो पूरी फाइट तो वन साइडेड थी, मैं तो बस बच के भागने की कोशिश कर रहा था। और वो चूचू से कहता है कि वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि मुझे यकीन है कि थोड़े ही टाइम में अपर रियलम केओस में जाने वाला है। और वो चूचू से कहता है कि इसमें तुम खुद को ज्यादा मत घसीटना, सिर्फ सोवरेन रियलम और ट्रू इमॉर्टल ही उसके पास जा सकते हैं, बाकी कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चूचू गुचेंग से पूछती है कि वहाँ पे जो कीचड़ घूम रहे हैं उनके बारे में क्या, जो भी ब्यूरिंग अबाया से बाहर निकलेंगे। गुचेंग आगे से कहता है कि ऑर्थोडॉक्स फंक्शन और बुद्धिस्ट माउंटेन उन्हें हैंडल कर लेंगे और अगर तुम तभी मेरी बात नहीं समझी तो फिर मैं तुम्हें लॉक कर दूंगा। दरअसल गुचेंग को काफी अच्छे से पता है कि होंगे इतने समय खून की प्यासी है, जो भी उससे टकराएगा वो मारा ही जाएगा क्योंकि वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी का भी चूरन बना सकती है। इसीलिए गुचेंग यहाँ पे किसी प्लान के साथ जाएगा ताकि वो किसी को चारा बना सके होंगी को पकड़ने के लिए। इसके बाद हम लोग होंगी को देखते हैं और ये भी अबाया से बाहर निकल आई थी और ये गुचेंग से कहती है कि तुम बच के नहीं भाग सकते मुझसे। वहीं पे कुछ मॉन्क आ जाते हैं जो कि आगे से होंगी से कहते हैं कि जल्दी वापस से अबायास में लौट जाओ, तुम यहाँ पे नहीं रह सकती हो। होंगी उनकी तरफ देखती है तो ये सभी अपनी अरे फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं जिसका नाम था डीमन सीलिंग वज्रा फॉर्मेशन। एक धर्मा बॉडी होंगी को दबाने के लिए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और हम लोग देखते हैं कि जो भी मॉन्क होंगी से भिड़ने के लिए गए थे वो सभी टमाटर की तरह फट गए थे। जिसके बाद होंगी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और पूरे बुद्धिस्ट माउंटेन को ही निगल जाती है और जिस लोटल फ्लावर के अंदर बुद्धिस्ट माउंटेन को कवर किया गया था होंगी के एक इशारे पे वो ब्लास्ट कर जाता है। वहीं पे जो आसपास कल्टीवेटर थे वो देख के कहते हैं कि ये है क्या भाई, हम लोग कैसे उसे रोक सकते हैं। यहाँ तक कि कौशी सॉवरेन रियलम के एक्सपर्ट्स भी एक झटके के अंदर उसके हाथों से मारे गए। फिर ये सभी लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि गोल्डन सिसाडा ने ही उस सील को डिस्ट्रॉय किया था। इस चक्कर में कई सारे एक्सपर्ट्स मारे जा चुके हैं पर रियलम के, और जो बचे हैं वो यहाँ से पहले ही जा चुके हैं 8 वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स के अंदर फाइट करने के लिए। और वो सभी लोग यही कह रहे थे कि बुद्धिस्ट माउंटेन को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिसके बाद हम लोग बुद्धिस्ट माउंटेन को देखते हैं और यहाँ पे सभी लोग गोल्डन सिसाडा के बारे में ही बात कर रहे थे, क्या सच में उसी ने ही यहाँ पे उस डिमिनस को आजाद किया है सील को डिस्ट्रॉय करके। जिसके बाद हम लोग बुद्धिस्ट माउंटेन के किसी पावरफुल बंदे को देखते हैं जो कि सिसाडा से कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि ये जो भी कुछ हुआ है उस सभी के पीछे गुचेंग का हाथ है। जिसपे सिसाडा आगे से कहता है कि गुचेंग ने ये सब कुछ किया है, वो किसी भी एंगल से अपराइट और राइटियस नहीं है। जिसपे बाकी एल्डर्स भी यही कहते हैं कि गुचेंग अपनी फैमिली का इन्फ्लुएंस और पावर का इस्तेमाल कर रहा है परेशानी खड़ी करने के लिए, वो लोग ऐसे ही उसे जाने नहीं दे सकते हैं। जिसपे वो पावरफुल लीडर या फिर एल्डर उन लोगों से कहता है कि इस दुनिया के ऊपर हर किसी के पास उनकी खुद की किस्मत है, वो खुद अपने साइकिल ऑफ कर्मा के अंदर जाएंगे और गुचेंग ने जो कुछ भी किया है उसके परिणाम उसे जरूर मिलेंगे। हमें यहाँ पे एक्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे बस एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन देनी है कि यहाँ पे क्या हुआ है और जो चीजें हैं उन्हें काफी अच्छे से सॉल्व करना है। जिसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि डॉ को बताता है कि डेमोनस होंगी मुझे कभी भी ढूंढ सकती है मेरे ऑरा को ढूंढते हुए, तो फिर बुद्धिस्ट माउंटेन अभी यहाँ पे क्या कर रहा है और वो लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं। इस पे डॉ गुचेंग को बताता है कि उन्होंने पहले ही कई सारे हाई रैंकिंग के मॉन्क्स को होंगी की तरफ भेज दिया है उसे लड़ने के लिए। गुचेंग हमें बताता है कि होंगी की कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि जब तक गु फैमिली के एंसेस्टर में से कोई वहाँ पे या फिर उसके लेवल के बराबर का होंगी के साथ फाइट नहीं करता है तब तक उसे रोक पाना नामुमकिन है। साथ ही में ऑर्थोडॉक्स फंक्शन और कई सारे यहाँ पे यूनिट्स होंगे
होंगे जो एक साथ मिलेंगे होंगे को रोकने के लिए, जो कि उसे रोक तो नहीं पाएंगे लेकिन उसकी स्पीड को धीरे जरूर कर देंगे। और गोचेंग इसी टाइम का यूज करेगा खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जिसके बाद वो इस बारे में सोचता है कि उसे कहाँ पे जाना चाहिए फॉर्चून को चूजने के लिए, और वो टैंग फैमिली को चूज करता है। जिसके बाद हम लोग यूमी को देखते हैं जो कि टैंग फैमिली से उनका पूरा फैमिली बिजनेस छीनने की फिराक में थी, और इसने अभी तक 90% फैमिली बिजनेस छीन लिया था, और जो बचा कुचा था वो फैमिली की बाकी ब्रांचेस थी जो कि बिजनेस देने से मना कर रही थी। इसलिए यूमी उन लोगों को धमकाते हुए कहती है कि ये क्या मतलब है भाई, गोचेंग को इंतजार नहीं हो रहा है, वो पूरे तुम्हारे फैमिली बिजनेस को हड़पना चाहता है। तुम अगर और देरी करोगे तो फिर मुझसे मत कहना कि मैं तुम्हारी फैमिली को बचाने के लिए कुछ किया नहीं। जिस पे टैंग फैमिली का हेड आगे से कहता है कि वो लोग तो पहले ही अपना सारा बिजनेस यूमी को दे चुके हैं, और जो बचा कुचा है वो फैमिली की बाकी ब्रांचेस है जो बेवकूफ हैं। इसलिए फैमिली हेड जल्दी से जाएगा और उन्हें समझाएगा, और कुछ ही दिनों के अंदर वो सारा बिजनेस यूमी के हाथों ट्रांसफर कर देगा। वो भी वैन खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहे थे, उसे अच्छे से पता था कि इन सभी चीजों के पीछे गोचेंग का हाथ है, और यूमी उसकी पावर का पूरा फायदा उठा रही है, और टैंग फैमिली के सारे बिजनेस को उन लोगों ने हड़प लिया है। पीछे से वो या वैन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लोग कभी भी टैंग फैमिली का पूरा बिजनेस हड़प नहीं पाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं फॉक्स क्लैन को इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। अगर तुम्हें इसके बारे में याद नहीं है तो फिर इसका नाम वोया है, और ये वैन का पिछले जन्म में पति था, और अभी भी बनने की कोशिश कर रहा है, और ये प्यार में चुतिया चुके हैं और सारी हदें पार करने को राजी हैं। वैन वोया से कहती है कि जरा तुम मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो वोया को साइड में लेके जाती है और उससे कहती है एल्डर किन, मेरी बात जरा गौर से सुनो। आपने अभी तक जो भी मेरे लिए किया है मैं उसके लिए काफी ज्यादा शुक्रमंद हूँ, लेकिन अब आपको टैंग फैमिली और मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ये मजनू लैला को छोड़ के जाने को राजी नहीं है, और ये वैन से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन टैंग फैमिली के ऊपर कब्जा कर लेता है, वो यहीं पे रहेगा और वैन की मदद करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। वैंग मन के अंदर सोचती है कि बेचारे को पता भी नहीं है कि इसके ऊपर मैं ही नजर रख रही हूँ गोचेंग के कहने पे। अगर ये यहाँ से भागा नहीं तो फिर ये किनिया और वोया के साथ निपट जाएगा। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जब यूमी ने इसे कहा था कि इसे एल्डर किन के ऊपर नजर रखनी है, तो यूमी ने साथ में ये भी बता दिया था कि उसका असली नाम किन वोया है। तुम्हें याद ही होगा ये तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारा 7 जन्मों का साथी जो था। जिसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि गोचेंग टैंग फैमिली के पास आ जाता है, और यूमी गोचेंग को वेलकम करने के लिए आती है तो उसके ऊपर लिपट ही जाती है, और उससे पूछती है कि इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो गोचेंग उससे कहता है कि मैं बस तुमसे मिलने के लिए आया था, मैंने सुना कि ये लोग तुम्हें दिक्कत दे रहे हैं। जिस पे टैंग फैमिली के एल्डर्स की फट जाती है, और वो कहते हैं कहीं ये हमारे बारे में तो बात नहीं कर रहा है। और वो गोचेंग से कहते हैं कि जो भी बचा कुचा बिजनेस है वो लोग कोशिश कर रहे हैं ब्राज फैमिली के मेंबर से बिजनेस वापस लेने के लिए, इसके अलावा वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गोचेंग कहता है कि मार दो उन्हें। हेड आगे से पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो गोचेंग आगे से कहता है कि मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जो कहना नहीं मानते हैं। जिसके बाद वो वैन से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। जब वैन गोचेंग के पास आती है तो गोचेंग उससे कहता है क्या तुमको मुझे रिपोर्ट नहीं देना है। तो वैन आगे से कहती है कि उसने गोचेंग के ऑर्डर्स को फॉलो किया है, और वो गोचेंग को बताती है कि किन वोया को गोचेंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इन सभी चीजों के पीछे गोचेंग का हाथ है। तो गोचेंग उसकी फिरकी लेते हुए कहता है तो फिर तुम इतना ज्यादा घबराई हुई क्यों हो। जिसके बाद वो अपने पास एक बाटली बाहर निकालता है और वैन को देते हुए कहता है कि तुम्हें इसे वोया को पिलवा देना है। वैन पूछती है कि ये क्या चीज है, तो गोचेंग आगे से बताता है कि ये इमॉर्टल इनहेलेटिंग पॉइजन है, एक बार पिया तो सीधा गया। अनटिनेरलनेस कोई कल्टीवेटर ना हो वो, यू नो दैट कल्टीवेटर की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जिससे वो या काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो गोचेंग उसे कहता है कि बोतल गिराना नहीं, बहुत महंगी है, चमड़ी उधेल दूंगा तुम्हारी, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पनिशमेंट है वो या के ऊपर दया खाने के लिए। एक बार ये काम हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी टैंग फैमिली को जाने दूंगा, और अगर ये काम नहीं हुआ बाकी वैन आगे सब कुछ समझ जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद यूमी गोचेंग से वही सवाल पूछती है जो मेरे दिलों के अंदर और तुम्हारे दिलों के अंदर उठ रहा है कि अगर उसे वोया को मारना ही है तो फिर डायरेक्ट मार दो ना, वैन से ये सब कुछ करवाने की क्या ही जरूरत है। तो गोचेंग आगे से यूमी के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि वो दोनों पिछले जन्म में पति पत्नी थे, मैं ये देखना चाहता हूँ कि पत्नी पति को मारेगी या नहीं। और वो मन के अंदर सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वैन क्या करेगी, वोया को तो मारना ही है। जिसके बाद मुझे टैंग फैमिली के ऊपर अपने कदम रख देने हैं। मुझे अब यूमी से कंट्रोल नहीं हो रहा था तो वो सीधा गोचेंग के चपक ही जाती है और उसे चाटने वूटने लगती है। मैंने ये तुम्हें बता दिया, और सेंसर मैंने नहीं लगाया है भाई, चाइनीज वालों ने लगाया है, एज यू नो। और गोचेंग मन के अंदर सोचता है कि कब से फॉक्सेस के अंदर ये ऐसी हैबिट आने लगी भाई। जिसके बाद हम लोग वैन को देखते हैं और इसने वोया को दावत पे बुलाया था, और वो मन के अंदर फैसला कर चुकी थी कि वो वोया को यहाँ पे जहरे देगी, क्योंकि टैंग फैमिली ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है और वो उनके खिलाफ नहीं जाएगी। अब वोया यहाँ पे आता है और वैन से पूछता है कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया। तो वैन उसे कहती है कि मैंने सोचा कि मैं आपको हल्की सी पार्टी दे दूं टैंग फैमिली की इतनी ज्यादा मदद करने के लिए, ये मेरी तरफ से मेरा ग्रेटिट्यूड है। वोया पूछता है क्या तुमने ये सब कुछ खुद से बनाया है। तो वैन आगे से कहती है कि हाँ, वैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता है, नमक ज्यादा हो तो गुस्सा मत करना। एज अ टिपिकल हस्बैंड ये मन के अंदर सोचता है कि गंदा भी बना होगा तब भी खा लूंगा। जिसके बाद वैन वोया को वाइन सर्व करती है और उससे कहती है कि शुरू करिए। वोया अपना प्लान यहाँ पे वैन को बताता
बताता है कि वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है यूमी को किडनैप करने की, ताकि वो लोग यूमी से पूछताछ कर सके कि वो कैसे टैंग फैमिली को कंट्रोल कर रही है। जिससे वैन को अंदाजा लग जाता है कि इस गद्दे को अभी भी पता नहीं चला है कि इन सभी चीजों के पीछे गुचेंग का हाथ है। वो यह वैन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, कोई भी हमारे ऊपर शक नहीं करेगा। जिसपे वैन वुया से कहती है कि हाँ हाँ, उसे वुया के ऊपर पूरा यकीन है। इसके बाद वो वुया से कहती है कि साइड डिशेस भी ट्राई करो। तो फिर वुया जल्दी जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और खाना पीना शुरू करता है। वुया उसे पूछता है तुम नहीं खाओगे क्या? तो वैन आगे से वही डायलॉग मारती है कि बनाते बनाते ही मेरा पेट भर गया। तो फिर वुया अपनी जिंदगी का आखिरी निवाला और आखिरी वाइन पीता है। वहीं पे वैन को जब कंफर्म हो जाता है कि पॉइजन चला गया है पेट के अंदर, तो वो वुया से कहती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था लेकिन तुम खुद ही यहाँ से नहीं गए। वुया पूछता है कि इसका क्या मतलब है और तभी वुया को झटका लगता है और उसे भी पता चल जाता है कि उसे पॉइजन दिया गया है और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। और वो वैन से पूछता है कि तुमने इसमें क्या मिलाया? तो वैन आगे से बताती है इमोर्टल एनहाइलाइटिंग पॉइजन। वुया पूछता है लेकिन क्यों, क्या तुम्हें किसी ने फोर्स किया है? वैन आगे से बताती है कि उसके पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। वुया वैन से कहता है कि वो उसे ब्लेम नहीं करेगा, उसे किसी ने धमकाया है, क्या वो यूमी थी? साथ ही में वैन वुया को ये भी बता देती है कि उसे काफी टाइम पहले ही पता चल चुका था कि वो अभी तक उसके साथ क्यों रुका हुआ था। और वो वुया से साफ कहती है कि पास्ट लाइफ में जो भी थी, मैं इस लाइफ में वो नहीं हूँ, मैं सेम पर्सन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं। जिसपे वुया का दिल टूटता है और वो आगे से कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता था, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ पता होने के बाद भी तुम मुझे इस तरीके से हार्म करोगी। जिसके बाद वो अपने पास से एक पिल बाहर निकालता है और कहता है कि इसका मतलब यही है कि किसी ने शुरुआत से ही मेरे खिलाफ ये सब कुछ प्लॉट किया था और शुरुआत से ही तुम मेरे हर एक कदम के ऊपर नजर रख रही थी। ये पूरा डिनर भी बस एक प्लान था मुझे मारने के लिए। तो वैन वुया से कहते हैं कि तुमने किसी ऐसे को नाराज कर दिया जिसको तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वुया को भी समझ में आ जाता है कि ये गुचेंग के बारे में ही बात कर रही है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के गुचेंग की तरफ देखता है तो गुचेंग उसे कहता है काफी चालाक हो भाई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में यहाँ पे मरना लिखा ही था। जिसके बाद वो पूरे एरिया को ब्लॉक कर देता है ताकि वुया यहाँ से भाग न सके। साथ में गुचेंग डायरेक्ट वुया के ऊपर एक पावरफुल स्ट्राइक भी मारता है, लेकिन वुया एक झंडे का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। गुचेंग उसे कहता है कि ये पक्का 9 हेवन का बचा हुआ कोई फ्लैग होगा, तभी तो तुम मेरे एक पावरफुल अटैक को यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर पाए। और ऊपर से मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि तुम्हारे ऊपर पॉइजन असर कर रहा है, जो कि किसी कॉशिश सुप्रीम रियलम के कल्टीवेटर वाले बंदे को भी आसानी के साथ निपटा दे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम यहाँ पे सिर्फ 9 हेवन के बचे खुचे कचड़े के भरोसे ही जिंदा हो, नहीं तक तो तुम निपट चुके होते। वहीं पे वुया गुचेंग से पूछता है कि तुम इतने जल्दी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? जब हम पिछली बार टकराए थे तब तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली नहीं था, आखिर में तुम हो कौन? जिसपे गुचेंग डिमोनिक की रिलीज करते हुए कहता है कि बस तुम एक कीड़े हो जो मारने वाला है, तो फिर तुम्हें फालतू के सवाल नहीं पूछने चाहिए। गुचेंग दोबारा अपनी डिमोनिकी का इस्तेमाल करते हुए वुया के ऊपर अटैक करता है तो वुया दोबारा झंडे का इस्तेमाल करते हुए गुचेंग की डिमोनिकी को डिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसे गुचेंग को समझ में आ जाता है कि झंडे में ऐसी कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी है जो कि उसकी डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस कर रही है। और गुचेंग को झंडे को देख के लालच आ जाता है क्योंकि वो इसका इस्तेमाल होंगी के खिलाफ कर सकता है जब वो दोनों फाइट करेंगे। वुया गुचेंग से कहता है कि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम डिमोनिक सक्सेसर हो, तुम कभी भी शांति से नहीं बच पाओगे अगर तुम मुझे मारने के इरादे रखते हो। एक बार मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो फिर मैं हर किसी को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। गुचेंग उससे कहता है भागना, तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ पे ज्यादा बवाल करने की जरूरत नहीं है, बस एक स्ट्राइक और तुम स्वाहा। इसके बाद गुचेंग वहाँ पे अपने वेपन को बुलाता है और हाँ, मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने पहले ही यहाँ पे इमोर्टल एनहाइलेटिंग पॉइजन पी लिया है, इसीलिए आज तुम यहीं पे मरने वाले हो इस जगह के ऊपर। तो फिर वो वहाँ पे हार मान लेता है और वो गुचेंग से कहता है कि गुचेंग उसको मार सकता है और वो अपने सभी ट्रेजर्स गुचेंग को दे देगा, लेकिन गुचेंग को ये वादा करना होगा कि वो इन सभी चीजों के खत्म होने के बाद वैन को यहाँ से जाने देगा। गुचेंग उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो, तुमने पहले ही मेरे मोटिव्स के बारे में पता लगा लिया, लेकिन फिर भी तुम इतने ज्यादा होशियार नहीं हो। तुम्हें लगता है कि ये सभी बेवकूफ चीजें करने के बाद तुम उस औरत को अपने प्यार में गिरा सकते हो। ना ही जियान ना ही वैन, तुम ये सब कुछ सिर्फ खुद के दिल की तसल्ली के लिए कर रहे थे, ना कि उनके लिए। वहीं पे वुया को काफी ज्यादा पछतावा था कि वो अपने तीनों भाई और बहनों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आखिर में वो भी उन्हीं की तरह यूजलेस बड़े भाई की तरह मारा गया। खैर वुया को मारने के बाद गुचेंग को यहाँ पे एक क्रेट मिलती है और हम लोग वैन को देखते हैं जो कि आसमान को ही देखे जा रहे थे और वो मन के अंदर सोचते हैं कि वुया के मौत के बाद अब टैंग फैमिली सेफली आजाद हो सकती है। इसके बाद हम लोग गुचेंग को बायरन के साथ देखते हैं जहाँ पे गुचेंग उसे वहाँ पे 10,000 मर्चेंट्स की पाथ ऑफ बुक देता है और वो इस बुक का इस्तेमाल करके किसी भी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकती है अलग अलग तरह के स्पाइसेस यानी कि मसाले और वैरायटी ऑफ चीज बेचने के लिए। वो बायरन गुचेंग से कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा अलायंस तुम मुझे दे दोगे, वैसे पता नहीं कितने सारे सबऑर्डिनेट्स तुम्हारे लिए ये सब कुछ काम करते रहते हैं। देन गुचेंग अपने पास से एक पावरफुल ट्रेनिंग बुक बाहर निकालता है और वो बायरन को देते हुए कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल कुछ बच्चों को असैसिन ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो, इससे उनकी कल्टीवेशन काफी जल्दी बढ़ेगी और एबिलिटीज भी। बायरन आगे से कहते हैं कि इसकी मदद से तुम उन्हें कंट्रोल भी तो जल्दी कर पाओगे। तो गुचेंग उससे कहता
है कि अगर मुंह से कोई अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं तो मुंह को बंद ही रखा जाता है। इसके बाद वो बायरन के लिए भी एक एलेक्सियर की बोतल बाहर निकालता है तो बायरन दोबारा कहती है कि तुम इसकी मदद से मुझे भी कंट्रोल करना चाहते हो। तो गोचंग उसे कहता है कि इस पिल की मदद से तुम ना ब्रेक थ्रू कर पाओगे जो अटकी हुई हो एक कल्टीवेशन लेवल पे, लेकिन अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं वापस ले रहा हूँ। तो बायरन उससे बोतल छीन लेती है और कहती है कि फ्री की चीज मैं क्यों छोड़ूं, और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये एलेक्सियर की बोतल देके मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगी और तुम्हारे गुलाम बन के रहूंगी। गोचंग उसे कहता है कि तुम मेरा काम कर रही हो तो फिर तुम एक लेवल पे थोड़ी नटकी रह सकती हो, एक तुच्छ से कॉसी सुप्रीम रियलम पे। जिसपे बायरन मन के अंदर सोचती है कि तुच्छ से कॉसी सुप्रीम रियलम पे मेरी आधी जिंदगी बीत गई यहाँ तक पहुंचने में और इसे ये तुच्छ सा लग रहा है। वहीं पे यूमी आंसू बहाते हुए मन के अंदर सोचती है कि मैं तो बस सेक्रेट रियलम पे हूँ, मेरी तरफ भी कोई ध्यान दो भाई। इसके बाद बायरन वहां से चले जाती है और गोचंग यूमी से पूछता है कि होंगी के बारे में कोई खबर। तो यूमी गोचंग को बताती है कि होंगी अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करती जा रही है, फिर वह छोटा फंक्शन हो चाहे बड़ा फंक्शन हो, और उसकी स्पीड भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। गोचंग आगे से कहता है कि स्पीड बढ़ने का मतलब यह है कि उसे धीरे धीरे होश आ रहा है, वो पहले की तरह बेवकूफ नहीं रही, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करके ही अपनी पावर्स को रिकवर कर रही है। यूमी गोचंग को बताती है कि कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो सभी एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं होंगे के ऊपर अटैक करने के लिए, और वो इस अटैक को डीमन स्लेइंग कन्वेंशन कह रहे हैं। साथ ही में यूमी गोचंग को ये भी बता देती है कि उसने सुना है कि कई सारे एक्सपर्ट्स जो कि सेगुलेशन के अंदर जा चुके थे वो दोबारा बाहर आ रहे हैं सिर्फ होंगी के साथ निपटने के लिए। गोचंग आगे से कहता है डीमन स्लेइंग कन्वेंशन। हाँ, इसके बाद हम लोग होंगी को देखते हैं और इसका कत्लेआम अभी भी नहीं रुक रहा था। ये एक और फैक्शन के लीडर को दबोच लेती है और उसे भी मार देती है। वहीं पे जो लोग अपनी जान बचा के भागने की कोशिश कर रहे थे यूमी उनकी तरफ भी मुस्कुराते हुए देखती है और उन्हें अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेती है। पकड़ती क्या है, डायरेक्ट घुसा ही देती है अपनी एनर्जी उनके सीने के आर पार। कमाल की बात ये थी कि जो बेचारे छुपे हुए थे होंगी उन्हें भी नहीं छोड़ती और उन्हें भी बाहर निकाल के बलि का बकरा बना देती है। एंड द आर्ट इज हॉट एज फक, देख ही सकते हो क्या कूल चीज है। इसके बाद हम लोग कई सारे एक्सपर्ट्स को बुद्धिस्ट माउंटेन के ऊपर देखते हैं जहाँ पे सभी लोग कह रहे थे कि नॉर्थन सिटी के हेड भी मारे जा चुके हैं और उसने कई सारे ऑर्थोडॉक्स फंक्शन के एक्सपर्ट्स को मार गिराया है। और इन लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर ये सभी अपनी ताकत मिला के भी होंगी का सामना करे तो भी ये लोग उसे आसानी के साथ पकड़ नहीं सकते हैं। और जो बचे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन लोगों को 8 वेस्टलैंड और 10 डोमेन्स के अंदर भेज दिया गया है उन्हें भी वापस नहीं बुलाया जा सकता। उसी टाइम में बुद्धिस्ट माउंटेन की तरफ से एक ग्रैंड मास्टर आता है जो कि उन लोगों से कहता है कि उन्हें पता है कि होंगी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और वो लोग मिलके भी उसे रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अगर वो एक साथ काम करे तो फिर अभी भी यहाँ पे मौका है उसे पकड़ने का। जिसपे बाकी लोग उस ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि यहाँ पे बुद्धिस्ट माउंटेन ने कोई छोटी बड़ी चीज नहीं की है, उसे इन सभी चीजों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिसपे ये पंख वाला कहता है कि अगर बुद्धिस्ट माउंटेन का लीडिंग फंक्शन यहाँ पे है तो फिर बाकी लोगों को किस चीज का डर है। जिसपे ग्रैंड मास्टर उन लोगों से कहता है कि बुद्धिस्ट माउंटेन ने यहाँ पे एक वेपन एप्लॉय किया है जिसका इस्तेमाल वो लोग बैटल के अंदर कर सकते हैं। जिसपे ये दादी अम्मा आगे से कहती है कि वो लोग यहाँ पे कोरे स्टोन फॉर्मेशन अरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मेशन अरे काफी ज्यादा अमाउंट में किसी के भी ऑरा को सप्रेस कर देती है। अगर वो लोग इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करे तो वो लोग होंगी को पकड़ सकते हैं। जिसपे उन लोगों का रवैया बुद्धिस्ट माउंटेन के लिए बदल जाता है, ये कहते हुए कि होंगी तो आधे साल पहले ही आजाद हो जाती अगर अभी तक बुद्धिस्ट माउंटेन ने उसे कैद करके न रखा होता। जिसपे ग्रैंड मास्टर आगे से कहता है कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। अब ये लोग इतना ज्यादा मीठापना इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि उनका प्लान ये था कि होंगी को पकड़ने के बाद ये लोग उसके ब्लड और फ्लेश को आपस में बांट लेंगे, और क्योंकि वो उस एरा से है जिसका नाम भी नहीं लिया जा सकता तो फिर उसका ब्लड और फ्लेश इतना पावरफुल होगा जो किसी को भी आसानी के साथ सुप्रीम कॉसी रियलम तक पहुंचा सकता है। इसलिए लोगों का इतने समय यहाँ पे एक मेन ही मोटिव था कि इन लोगों को होंगी को पकड़ के उसकी बॉडी को आपस में बांट लेना है ताकि ये लोग उसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फायदा ले सके। जिसपे ये ग्रैंड मास्टर आगे से कहता है कि वो लोग जब होंगी को पकड़ लेंगे तो फिर उसके बॉडी को आपस में बांट लेंगे। उसी टाइम पे वहाँ पे गोचंग आता है और वो उनसे कहता है अरे वाह काफी अच्छी डील चल रही है, लेकिन मेरे बिना ये डील कैसे होगी। जिसपे वो सभी लोग गोचंग को देख के हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये पिछली बार डिमन ब्यूरिंग अबायस के अंदर बुरी तरीके से घायल नहीं हुआ था। वहाँ पे ग्रैंड मास्टर की फटके चार, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि अगर वो लोग गोचंग को जरा सी भी उंगली करेंगे तो वो इनकी उंगली निकाल के इन्हीं के अंदर डाल देगा। गोचंग इनके पास आता है और वो इनसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम सभी लोग यहाँ पे होंगी को पकड़ के मारने की प्लानिंग कर रहे हो, तो फिर ह्यूमैनिटी का इंसेक्ट और रिकार्नेशन होने के नाते मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी वजह से ही डिमन ब्यूरिंग अबायस आजाद हुई थी, क्योंकि मैं गोल्डन सिसाडा को रोकने में नाकामयाब रहा था। इस पे ग्रैंड मास्टर और एल्डर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि गोल्डन सिसाडा ने तो यही बात कही थी कि गोचंग ने खुद ही होंगी को आजाद किया था। ये ह्यूमैनिटीज पैलेस की रेपुटेशन का इस्तेमाल कर रहा है सारा इल्जाम हमारे ऊपर डालने के। लेकिन ग्रैंड मास्टर आगे से कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड और इसके सपोर्टर इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि अगर हम सभी यहाँ पे अपोज करते हैं तो वो हमारी ही मार लेंगे। जैसे कि मांग कुरीफो ने कहा था कि ये जो कुछ कर रहा है इसका कर्म इसे ही अपने परिणाम पे ले जाएगा, इसलिए हम लोगों के पास अभी टाइम नहीं है कि हम इसके साथ लड़ाई
बड़ाई करें। इसलिए ग्रैंड मास्टर गुचिंग से बड़े प्यार से कहता है कि ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई होगी। उनका सक्सेसर यहाँ पे होंगे को आजाद करना नहीं चाहता था। गुचिंग आगे से कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि गोल्डन सितारा ने क्या किया, मुझे बस इतना जानना है कि तुम लोगों ने उसे प्रॉपर पनिशमेंट दी या नहीं दी। तो ग्रैंड मास्टर गुचिंग से कहता है कि ये उसकी चिंता की चीज नहीं है, वो लोग अपना देख लेंगे। उसी टाइम पे ये पंख वाला गुचिंग से कहता है कि उसकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही लंबी जा रही हैं। भला कैसे बुद्धिस्ट माउंटेन का सक्सेसर होंगी को आजाद कर सकता है। यहाँ पे पक्का कोई गलतफहमी होगी और वैसे भी वो भी काफी ज्यादा छोटा है जो इन सभी चीजों के परिणाम को अंदाजा लगाने में नाकामयाब हो गया है। उसे भला कैसे पता चल सकता है कि बुद्धिस्ट माउंटेन क्या डिसीजन लेने वाला है। गुचिंग उससे पूछता है कि अच्छा तुम कौन हो। वो बंदा अपने बारे में बताता है कि उसका नाम यूटियान है और वो एंसेस्टर विंग्ड गरुड़ा क्लैन का है। तो गुचिंग उससे कहता है कि तो फिर तुम्हें मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों नहीं करते कि माउंटेन के अच्छे इंटेंशन क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये बुद्धिस्ट माउंटेन के आगे से कोई भी एक्शन का जवाब नहीं दे पाता है। तो गुचिंग उससे कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद गुचिंग इसे भी पेल देता है और सीधा पिलर से जाके ये टकराता है। वहीं पे ये लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि यूटियान भी इतनी आसानी के साथ पेल दिया गया जबकि वो पीक सुप्रीम रियलम पे था। तो वो दादी अम्मा गुचिंग से कहते हैं कि उसे ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर वो लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। तो गुचिंग आगे से वही बात कहता है कि मुझे सभी लोगों की चिंता है, लेकिन बुद्धिस्ट माउंटेन ने खुद ही यहाँ पे होंगी को आजाद किया है, तो बेशक मुझे उनके डिसीजन के ऊपर शक होगा। इस पे ग्रैंड मास्टर गुचिंग से कहता है कि ऐसे हम पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी बेवकूफ नहीं है और हर किसी ने यहाँ पे सिंसियरिटी और कमिटमेंट लिया है बुद्धिस्ट माउंटेन की तरफ से। गुचिंग आगे से कहता है कि अच्छा तो फिर जरा मुझे ये बताना कि तुमने कौन सा कमिटमेंट लिया है, यहाँ तक कि तुम लोगों का मोंग रूफू यहाँ तक आया भी नहीं है हमारी मदद करने के लिए। तो फिर दादी अम्मा उन लोगों से कहती हैं कि जरा गुचिंग को वो फॉर्मेशन दिखाना। तो फिर ग्रैंड मास्टर अपने चेली की तरफ देखते हैं तो वो चेला आगे से फॉर्मेशन क्रिस्टल दिखाता है और दादी अम्मा गुचिंग को बताती हैं कि इस फिरमन की मदद से वो लोग यहाँ पे एक फॉर्मेशन अरे लगाने वाले हैं जिसके अंदर वो लोग होंगे को पकड़ लेंगे, जिसके बाद वो लोग एक एक करके अपना रोल प्ले करेंगे और रेड ड्रेस डेमेनस को मार देंगे। ग्रैंड मास्टर कहता है कि वो लोग इसी क्रिस्टल का इस्तेमाल करेंगे खुद की इनोसेंस को दिखाने के लिए और होंगे को मारने के लिए। गुचिंग आगे से कहता है कि इसके साथ होंगे का भाग पाना नामुमकिन हो जाएगा अगर ये सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए गुचिंग उन लोगों से कहता है कि मुझे भी यहाँ पे इस फॉर्मेशन की एक आंख बनने दो, यानी कि हिस्सा। और गुचिंग ने जो पोजीशन यहाँ पे गार्ड करने के लिए ली है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सभी लोग गुचिंग से कह रहे थे कि तुम्हें ये पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो गुचिंग इसका जवाब इससे देता है कि उसे अभी भी बुद्धिस्ट माउंटेन के ऊपर पूरा यकीन नहीं है और वो उनके ऊपर कड़ी नजर रखना चाहता है। इसलिए ग्रैंड मास्टर को यहाँ पे गुचिंग को परमिशन देनी ही पड़ती है, ये कहते हुए कि अब भैया हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं गुचिंग की रिक्वेस्ट सर आंखों पे। और गुचिंग मन के अंदर सोचता है कि वो मेरी डिसेपल है, अगर तुम चाहो तो उसे मार सकते हो, मैं तो ये नहीं होने देने वाला। जिसके बाद वो सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं क्योंकि होंगी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाली है। वहीं पे इन लोगों से रहा नहीं जा रहा था, होंगी का ब्लड और फ्लेश खाने के लिए ये लोग बेताब हो रहे थे। जिसके बाद कुछ ही देर में होंगी यहाँ पे आ जाती है जो कि गुचिंग से कहती है कि यहीं पे हो, लेकिन फिर भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहे। वहीं पे ये लोग सोच रहे थे कि ये किसके बारे में बात कर रही है। वहीं पे ग्रैंड मास्टर सभी लोगों से कहता है कि वो अरे फॉर्मेशन के अंदर आ चुकी है, हम लोग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हर कोई उसके ऊपर अटैक करो। तो फिर हर कोई अपनी अपनी पोजीशन से बाहर निकलता है होंगी के ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं पे होंगी को पता चल चुका था कि गुचिंग आई ऑफ फॉर्मेशन के स्पॉट पे है, तो वो उसी की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो वो लोग जल्दी जल्दी से होंगी के ऊपर अटैक करते हैं। वहीं पे फॉर्मेशन अपना कमाल दिखाना शुरू करती है और वो होंगी को एक जगह पे जकड़ लेती है, लेकिन फॉर्मेशन अभी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वो होंगी को पूरी तरीके से सप्रेस कर सके। इसलिए होंगी एक ही अटैक करती है और वो अपने सामने वाले कल्टीवेटर को वहीं पे धूल बना देती है। इसके बाद वो गुचिंग से चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से बाहर आओ और मुझसे मिलो आके। वहीं पे हम लोग गुचिंग को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी नहीं आ सकता, मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ मेरी प्यारी डिसेपल। वहीं पे लोग गुचिंग को देखते हैं जो कि फॉर्मेशन के अंदर धीरे धीरे डिमोनिक की को भी डाल रहा था। होंगी लगातार फॉर्मेशन ऑफ आई की तरफ आगे बढ़ती रहती है और इन लोगों को ऐसा लगता है कि होंगी यहाँ पे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, इसीलिए वो लोग बाहर निकल के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होंगी एक झटके के अंदर ही उन दोनों को मार देती है। और वो गुचिंग से कहते हैं कि तुम मुझे साफ साफ देख सकते हो। वहीं पे गुचिंग ग्रैंड मास्टर से कहता है कि वो अंदर आने ही वाली है, अगर वो आ गए तो हम लोग यहाँ से बच के नहीं भाग पाएंगे। इसलिए ग्रैंड मास्टर सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से फॉर्मेशन के अंदर पूरी एनर्जी इनपुट करो और वो बाकियों से कहता है कि जो लोग अटैक करने के लिए रेडी हैं वो सिंगल ब्लो में स्ट्राइक करे। इसके बाद अरे के अंदर जैसे ही एनर्जी पुट की जाती है तो फिर पावरफुल अरे चेन्स बाहर निकलती हैं और वो होंगे को कस के जकड़ लेती हैं। और जो लोग वन स्ट्राइक के मौके की फिराक में थे वो सभी बाहर निकलते हैं और होंगे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये सभी वन बी ऑल करना चाहते थे, ये सभी बांध के यहाँ पे होंगे को मार रहे थे, हर कोई अपनी पावरफुल अटैक करता है वो भी सिंगल स्ट्राइक में। वहाँ पे प्लॉट में ट्विस्ट आता है इनके प्लान में। गुचिंग जो एनर्जी की डाल रहा था तो उसकी डिमोनिक की वजह से उसकी साइड वाली जो चेन थी वो ढीली पड़ जाती है, यानी कि होंगे के पास मौका था कि वो इन सभी के अटैक्स को यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर सकती थी। जिसके अगले ही सेकंड में वहाँ पे तगड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि उन
सभी लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। जो यंगर जनरेशन थी उनसे पहले ही बता दिया गया था कि दूर से देखना, बैटल के फील्ड के आसपास भटकना भी नहीं एक झटके के अंदर मारे जाओगे। और इतनी दूर से इतना बड़ा धमाका देख के इन्हें समझ में आ गया है कि एंसेस्टर ने ऐसा क्यों कहा था। खैर इन लोगों की आंखें तो तब बाहर आ जाती हैं जब ये लोग होंगी को जिंदा देखते हैं, लेकिन ये लोग अभी भी खुश थे क्योंकि डेमोनिस आजाद नहीं हो सकती है और वो लोग अभी भी अरे का फायदा उठा के उसके ऊपर दोबारा अटैक कर सकते हैं। वहीं पे होंगी अभी भी गोचेंग को बुला रही थी कि आ जाओ देख लो भाई, मरने वाली हूँ मैं। वहीं पे गोचेंग को समझ में नहीं आता है कि अरे अभी तक होंगी को पकड़ के क्यों रखे हुई है, और उसे समझ में आ जाता है कि इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि उसकी डिसेबल अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तो गोचेंग को ही यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। इसके बाद गोचेंग एक्शन लेना शुरू करता है तो फिर वो फॉर्मेशन का इस्तेमाल पता नहीं कैसे कर रहा था, लेकिन अब फॉर्मेशन और ज्यादा इन लोगों की स्पिरिचुअल की एब्जॉर्ब कर रही थी, इसलिए इन लोगों को अब और ज्यादा दिक्कत होने लगती है फॉर्मेशन को मेंटेन रखने में। वहाँ पे ग्रैंड मास्टर से अब और सहा नहीं जा रहा था तो उसका चेला उससे कहता है कि रुके रहो, नहीं तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी सेक्रीफाइस किया है वो सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। वहाँ पे गोचेंग आगे से इन लोगों से कहता है कि चिंता ना करो, भले ही अरे उसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले लेकिन वो आखिर तक इसे रोके रहेगा। वहाँ पे ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगता है कि गोचेंग सच में यंग जनरेशन के अंदर इसीलिए टॉप पे है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि कब बेवकूफी करनी है और कब नहीं। खैर ये लोग दोबारा रेडी होते हैं होंगी के ऊपर अटैक करने के लिए, और जैसे ही ये होंगी के ऊपर अटैक करने वाले थे तो फिर जंजीरें टूट जाती हैं। शुरुआत गोचेंग की साइड से ही होती है तो फिर अब इनकी फटी, जिसके बाद होंगी एक ही झटके के अंदर इन लोगों के ऊपर अटैक करती है और इन्हें मार गिराती है। जिसके बाद वो भागते हुए एक एक करके पावरफुल कल्टिवेटर्स की तरफ आगे जाती है तो वो लोग आगे से कहते हैं कि रिट्रीट करो, हम लोगों को भागना पड़ेगा। लेकिन होंगी पलक झपकते ही उसके सामने आती है और एक हाथ मार के उसकी बॉडी को चीर देती है। जिसके बाद जो भी कल्टिवेटर वहां पे बचे थे होंगी एक एक करके उन सभी के ऊपर भी अटैक करती है और उन्हें मारते हुए फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। गोचेंग उन लोगों से कहता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तो अब इन लोगों को यहाँ पे गोचेंग की चिंता नहीं करनी थी कि गोचेंग को भी यहाँ पे पोजीशन की तरफ से हिस्सा मिलेगा फ्लैश एंड ब्लेड के अंदर और रेपुटेशन मिलेगी। जिसके बाद वो लोग अरे फॉर्मेशन से बाहर निकलते हैं अटैक करने के लिए। वहीं पे गोचेंग और बाकी लोग सपोर्ट करने वाले थे और ग्रैंड मास्टर आगे से डीमन सीलिंग मार्क का इस्तेमाल करता है होंगी के ऊपर अटैक करने के लिए। होंगी उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए रेडी हो ही रही थी कि तभी वो गोचेंग को देख लेती है और वो गोचेंग को देख के उसे पूछती है कि तुम उनकी मदद क्यों कर रहे हो, तुम मेरे खिलाफ क्यों फाइट कर रहे हो। इसीलिए वो अटैक को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है और धड़ाम से नीचे जाके गिरती है। वहीं पे डीमन सीलिंग मार्क की वजह से अब वो बुरी तरीके से घायल हो गई थी। ग्रैंड मास्टर आगे से कहता है कि जब से वो आजाद हुई थी तब तक वो मारना रुक नहीं रही थी, लेकिन आखिर में इस बैटल के दौरान अब वो पूरी तरीके से हार चुकी है और मरने की कगार पे है। वहीं पे यूटियन आगे से कहता है कि अब तो यहाँ पे ज्यादा लोग भी नहीं बचे हैं, हम लोग आसानी में उसके खून और ब्लड को आपस में बांट सकते हैं। वहीं पे होंगी गोचेंग से पूछते हैं कि तुम ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहे हो। वहीं पे ये लोग अभी भी होंगी के बारे में बात कर रहे थे तभी गोचेंग पीछे से कहता है कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, अगर तुम्हें मारना ही था, बदला लेना ही था तो फिर तुम्हें डायरेक्ट मुझे मारना चाहिए था। इस तरीके से लगातार हर एक फंक्शन को डिस्ट्रॉय करने की क्या ही जरूरत थी। इस तरीके से तो यही साबित होता है कि तुम खुद मारने की कोशिश कर रही थी। वहीं पे ये लोग हैरान होकर गोचेंग की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम, लेकिन तभी गोचेंग वहाँ पे डाको बुलाता है और उससे कहता है कि बाकी लोगों को मार दो और वो पहले ही यूटियन को ढेर कर चुका था। वहीं पे डा तुरंत एक झटके के अंदर आता है और वो ग्रैंड अडर को झटके में मार देता है। वहीं पे ग्रैंड मास्टर जैसे ही डा को देखता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि इसी ने ही सिसाडा के ऊपर अटैक किया होगा और गोचेंग अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था ताकि वो इन लोगों को पूरी तरीके से थका सके उनके ऊपर अटैक करने से पहले। इसके बाद ग्रैंड मास्टर डा से देखते हुए उसे कहता है कि तुम अभी ही कॉसी सॉर्वेन रियलम पे पहुंचे हो, इनिशियल स्टेज पे हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो गोचेंग उससे कहता है कि ऐसा है क्या, तो फिर जरा मुझे ये बताना कि दो दो कॉसी सॉर्वेन रियलम के एक्सपर्ट्स कैसे रहेंगे। और गोचेंग भी हेलबर्ट को बाहर निकाल के फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। खैर ये लोग ग्रैंड मास्टर को भी निपटा देते हैं और ग्रैंड मास्टर मरते हुए गोचेंग से कहता है कि तुमने अरे फॉर्मेशन के अंदर कुछ तो किया था, तुम रेड ड्रेस डिमोनिस के साथ काम कर रहे थे हमें हराने के लिए। गोचेंग उससे कहता है कि वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है जिसको तुम पोजेस कर सको। इसके बाद वो ग्रैंड मास्टर को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें भी मार देता है। इसके बाद वो होंगी की तरफ आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि कुछ आखिरी शब्द कहने वहने हैं क्या। तो होंगी गोचे की तरफ देखती है और उठ के उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद वो उसी मूव का इस्तेमाल करती है जो उसने बुद्धिस्ट माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था। हालांकि गोचेंग को कुछ भी नहीं होता है, मेन कैरेक्टर जो है और वोल्टा होंगी को हिस्सा प्रेस कर देता है। होंगी ने यहाँ पे कई सारे लोगों को मार दिया है तो फिर उसका किलिंग इंटेंट अब तक थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए और गोचेंग इसी का फायदा उठा के उसे कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देता है, यानी कि ये कुछ टाइम के लिए गोचेंग के खून की प्यासी नहीं है। वहीं पे होंगी अब नॉर्मल हो चुकी थी तो वो गोचेंग से कहती है कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो गोचेंग उसे कहता है कि चिंता न करो, कुछ ही देर में दर्द गायब हो जाएगा। वहीं पे होंगी गोचेंग से कहती है कि उसने होंगी को उस जगह पे ऐसे क्यों छोड़ दिया और इतने सालों
सालों तक उसे मिलने के लिए भी नहीं आया, वो उसे बहुत ज्यादा मिस करती है और वो गुचंग से कहती है कि वो उसका कहना मांगेगी, लेकिन गुचंग उसे दोबारा अकेला न छोड़े। अगर तुम्हें अभी भी होंगे का कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर होंगे को इतने समय मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एक हिस्सा उसे मारने के लिए तरस रहा है और दूसरा प्यार के लिए, जिसपे गुचंग मन में सोचता है कि वो उसकी मदद करने के लिए वापस इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहता था। इसके कुछ समय बाद वहाँ पे यंगर जनरेशन आती है तो इन लोगों को पता चलता है कि इनके एंसेस्टर, इनके क्लैन हेड्स, वो सभी एक झटके के अंदर मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि कौसी सॉवरेन सीनियर मॉन्क भी मारा जा चुका है। जिसके बाद हम लोग कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं जो कि डीमन स्लेइंग कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे थे कि हमने सुना है कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो भी कल्टीवेटर इसे पूरा करने के लिए गए थे वो सभी मारे भी जा चुके थे। एक लड़की कहती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि गू फैमिली का यंग मास्टर भी उसी में मारा जा चुका है। यहाँ तक कि जो भी लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट लिए थे, यहाँ तक कि सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क की बॉडी के अंदर से उनकी रूह गायब हो चुकी है, वो लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। लेकिन अगर गुचंग यहाँ पे सच में मारा जा चुका है तो ये अपर रियलम के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। वहीं पे हम लोग सीकिंग को देखते हैं, वही फर्स्ट चैप्टर वाली, मैं नाम भूल गया यार याद नहीं है मुझे पूरी तरीके से, जिसके पास ट्विन सोल है। खैर इसे जैसे ही पता चलता है कि गुचंग मारा जा चुका है तो ये हैरान होती है, लेकिन इसकी ट्विन सोल उससे कहती है कि जितना वो हरामी है वो पक्का इतनी आसानी के साथ नहीं मारने वाला, और उसकी मोस्टेरियस कल्टीवेशन के हिसाब से तो वो पक्का अब तक कॉसी सवरन रियलम पे पहुंच चुका होगा। लेकिन सीकिंग आगे से कहती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, हम लोगों को अभी भी रेड ड्रेस डीमन को ढूंढना पड़ेगा। ट्विन सोल कहती है कि उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है कि वो इस टाइम पे कहाँ पे भी होगी। यहाँ तक कि ट्विन सोल तो प्लानिंग कर रहे थे डीमन ब्यूरिंग अबायस के अंदर जाने के लिए ताकि वो उसकी मदद कर सके, ताकि उसे फॉरबिडन डिमोनिक आर्ट मिल सके, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो ये नहीं कर पाएगी। साथ में ट्विन सोल यहाँ पे होंगे की किसी उधार को चुकाने की बात करती है जो वो उसे आजाद करके इस तरीके से चुकाना चाहती थी अगर वो किसी बुरे हालात में होती या फिर उसके हालात खराब होते, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब कुछ नामुमकिन है क्योंकि उसके पास जो डिमोनिक आर्ट थी वो भी आधी अधूरी है। इसलिए इन लोगों को होंगे को ढूंढना ही पड़ेगा और इससे इस बारे में पूछना पड़ेगा। इसलिए सीकोंग आगे से कहती है कि अब समय आ चुका है कि वो अपनी छोटी बहन से बॉडी दोबारा स्विच करे और जी फैमिली के साथ जो भी इनका लफड़ा है उसे पूरी तरीके से सुलटा दिया जाए। इसके बाद हम लोग इस कैरेक्टर को देखते हैं और मैं इसका मैं नाम भूल चुका हूँ, हालांकि मुझे इसकी पूरी कहानी पता है कि ये वैन का आशिक हुआ करता था और गुचंग ने इसका सारा घर बार डिस्ट्रॉय कर दिया था इसी की आंखों के सामने। और इसको जैसे ही पता चला कि गुचंग इतनी बुरी सिचुएशन में मारा गया है तो फिर इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। खैर इसके क्लैन मेंबर इसे बताते हैं कि शायद से अभी भी गुचंग जिंदा हो सकता है क्योंकि होंगे के पास उसकी खुद की सोचने समझने की शक्ति है और उसे अभी भी डीमन ब्यूरिंग अबायस के अंदर कैद करके रखा गया हो। हमें पढ़ाया इसका नाम हाउ है और ये आगे से कहता है उसे पकड़ लिया हो, ये वैसे मुमकिन भी हो सकता है, क्या बता होंगी गुचंग का फायदा उठा रहे हो उसके फैमिली मेंबर को डरा के। जिसपे इसके मेंबर आगे कहते हैं कि अगर ये बात सच है, अगर गुचंग सच में मर चुका है तो फिर अपर रियलम में अब कोई भी नहीं है जो उसे सप्रेस कर सके। जिससे हाउ भी खुश हो जाता है और वो मन के अंदर सोचता है कि तुम्हारे पास गू फैमिली का सपोर्ट था और तुम्हारे पास नंबर 1 रिसोर्स थे और इसी की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी जल्दी बढ़ पाई और तुम मुझे सप्रेस कर सके। लेकिन इसका क्या फायदा, अब तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, वैसे इसकी कल्टीवेशन सुप्रीम रियलम पे है बस। अब इसके बाद हम लोग गुचंग को देखते हैं जो कि होंगी को उसी जगह पे लेके आता है जो इसने रेडी की थी सोल नॉरिस के लिए। गुचंग उसे कहता है कि ये जगह मैंने तुम्हारे लिए खास तैयार की है, ये तुम्हारी मदद करेगी तुम्हारी डिवाइन कॉन्शियस को रीगेन करने में। होंगी पूछती है कि डिवाइन कॉन्शियस खाई जा सकती है, गुचंग उससे कहता है बिल्कुल, और ये काफी ज्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस रहती है। इसके बाद गुचंग इसे हॉट बथ के अंदर डालता है तो ये गुचंग से कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाना। गुचंग उससे कहता है कि तुम नहा धो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ, लेकिन ये गुचंग को पकड़ के रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम मुझे दोबारा छोड़ के जा रहे हो, ऐसे न जाओ। अब उसी टाइम पे वहाँ पे डा आता है जो कि गुचंग से कहता है कि वो मिशन पूरा कराया जो गुचंग ने उसे दिया था कि यहाँ के जितने भी लाइफ ओरिजिन एसेंस है उसे इकट्ठा करना है। लेकिन क्योंकि होंगी बिना कपड़ों के थी तो गुचंग घंटी का इस्तेमाल करता है डा के मुंह के ऊपर रखने के लिए ताकि वो कुछ देख न सके। और गुचंग डा से कहता है कि अभी भी काफी नहीं है, यहाँ से 8 वेस्टलैंड एंटोनुमेंस पे जाओ, वहाँ पे बैटलफील्ड में कई सारे कल्टीवेटर्स मारे गए हैं, उनके भी लाइफ एसेंस पड़े होंगे, उन्हें भी इकट्ठा करके लाओ। तो डा गुचंग से पूछता है कि बाकी कल्टीवेटर्स और लिविंग क्रीचर्स के बारे में क्या जो अभी भी वॉर के अंदर फाइट कर रहे हैं। तो गुचंग आगे से कहता है कि मेरी परमिशन है, जाओ और जाके उन लोगों को मार दो जो भी हमारी गू फैमिली के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जिसके बाद डा वहाँ से निकल जाता है तो गुचंग अपने पास से एक बोतल बाहर निकालता है जिसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज थी और वो उनका इस्तेमाल करते हुए होंगे की जितने भी चोटें थे उन्हें एक झटके के अंदर हील कर देता है। वहीं पे होंगी गुचंग की तरफ ही देखे जा रहे थे तो गुचंग उससे पूछता है क्या हुआ है। तो होंगी गुचंग से कहती है क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो मुझे उसी तरीके से कुक करने की जो तुम पिछले सालों में किया करते थे, इसके बाद मुझे खाने की। अब अगर तुमने मेरी तरह नरक की प्री टिकट बुक कर रखी है तो फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये सब कुछ डबल मीनिंग है। एज अ फॉरेन ट्रेंड खाने का मतलब कुछ लेना है जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है और कुकिंग का मतलब तैयार करना है लेने से पहले। लेकिन गुचंग कुछ ऐसी लाइनें कहता है जो हमें साबित कर देता है कि हम कितने गंदे इंसान हैं। गुचंग होंगी से कहता है तुम्हारा मतलब रेगुलर मसाज और स्ट्रेचिंग है ना, अगर तुम इस तरीके से हर किसी के
सामने बोलोगी तो वो मुझे ठरकी समझेंगे कि मैं पास्ट लाइफ में हरामी हुआ करता था। अब तुम लोगों को वो लिन याद होगा ना, जो बैटमैन के साथ भिड़ा था और गोचंग ने धर्मा बॉडी समन की थी। तो हम लोग 10 डोमेन्स के कुछ लोगों को देखते हैं और ये लोग लिन के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और वो हीरोइक मौत मरा है, और हमारे क्लैन के ड्रैगन ब्लड के नाम पे। अब इस काले कोट वाले बंदे का नाम लिनवू है और इस लड़की का नाम एलवी लू है, यानी लवली लू। खैर, लू आगे से कहती है कि लिनवू के बड़े भाई को उसी बंदे ने मारा है जो इस साइड के दूसरी तरफ रहता है, और लू ने यह भी सुना है कि कोई भी उसके मुकाबले का नहीं है। जिसपे लिनवू आगे से कहता है, मुझे भी पता है कि वो बंदा काफी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी इस दुनिया का जीनियस, मैं उसे कभी भी कैचअप कर सकता हूँ। ये आ गया एक और गोचंग के लिए बलि का बकरा, जिसको लगता है कि गोचंग इससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। फिर हम लोग गोचंग को देखते हैं और वो हमको बताता है कि अभी के लिए होंगी की चोटें ठीक ठाक हैं, लेकिन अपर रियलम के अंदर जो भी बचे कुछ रिसोर्स हैं उनसे होंगी को ठीक करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अभी के लिए वो जैसे स्टेट के अंदर है तब तक उसे संभालना काफी ज्यादा इजी है, लेकिन जैसे ही उसकी कॉन्सियसनेस उसे वापस आ जाएगी और उसका किलिंग इंटेंट भी, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा गोचंग के लिए उसको संभालना। इसलिए गोचंग के लिए अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑप्शन यही है कि वो उसकी डिवाइन सोल को संभाल के रखे, ताकि वो बाकी मैटर्स को भी संभाल सके। यानी कि गोचंग अभी के लिए होंगी को यहीं पे रखने वाला है ताकि वो उसे इजीली हैंडल कर सके। वहीं पे डा ने गोचंग को एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि कई सारे कल्टीवेटर्स हैं जो कि टाइसंग हेवनली बोर्ड की तरफ गए हैं, जहाँ पे वो लोग कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर गोचंग यहाँ पे गलती नहीं कर रहा है तो वो सभी कल्टीवेटर यहाँ पे हाउ के द्वारा ही कंट्रोल किए जा रहे हैं। इसलिए गोचंग को यकीन था कि वो अपने लक का इस्तेमाल कर रहा है चोजन वन होने की वजह से कि वो कोई ट्रेजर ढूंढने वाला है, और गोचंग का तो नियम पता ही है कि चोजन वन का जो भी चीजें है उन्हें छीन लो उनसे। लेकिन गोचंग को एक बात की चिंता थी कि अगर वो अपने टैलेंट का भी इस्तेमाल करे स्पेस वाले, तब भी वो यहाँ से बाउंड्री सी को पार नहीं कर पाएगा 10-15 दिनों के अंदर। इसलिए गोचंग सोच ही रहा था कि उसे कोई सवारी या फिर टैक्सी मिल जाती तो काफी ज्यादा इजी रहता, और उसी टाइम पे गोचंग के पीछे से एक सपेरा बाहर निकलता है जिसके 3 सर थे, और ये गोचंग से कहता है, डरो मुझसे, मैं तुम्हारी आंखों में डर देखना चाहता हूँ। लेकिन गोचंग उसकी तरफ इतनी मासूमियत से देखता है कि पूछो नहीं, और मैं पहली बार इस हरामी को किसी की तरफ इतने प्यार से देखते हुए देख रहा हूँ। जिसके बाद हम उन 3 सर वाले सपेरे को देखते हैं और ये 1000 की स्पीड से भाग रहा था, और ये गोचंग से कहता है, मास्टर देखो मैं कितनी तेज स्विम करता हूँ, और अगले ही पल हम इन तीनों के मुंह के ऊपर दबादब घूंसों के निशान देखते हैं। और इसका दूसरा सर गोचंग से कहता है कि हम लोग कुछ ही देर के अंदर बैटलफील्ड के अंदर पहुंच जाएंगे। वह पे गोचंग मन के अंदर सोचता है कि चूहा, अब तुम्हारा समय आ चुका है दोस्त कि तुम इस दुनिया को अलविदा कहो, तुम्हारा लक वैसे भी खत्म होने वाला है। फिर हम लोग लिनवू और लू के लोगों को देखते हैं और ये भी लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और ये लोग यहाँ पे वाइड स्पेस का इस्तेमाल करने हैं आगे जाने के लिए, क्योंकि अपर ये लगातार इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, और अगर ये लोग अपने एक्सपर्ट्स की लेगेसी हासिल कर लेते हैं तो फिर वो लोग आसानी के साथ 8 वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स को डिफेंड कर पाएंगे और खुद को बचा पाएंगे। लेकिन इन लोगों के पहुंचने से पहले ही वहाँ पे हाउ और उसके बाकी लोग पहुंच जाते हैं जो कि वाइड स्पेस का इस्तेमाल कर रहे थे। इन लोगों को चिंता होने लगती है कि कहीं ये लोग इन लोगों की लेगेसी के पीछे तो नहीं है, लेकिन लिनवू आगे से कहता है कि नहीं, इन लोगों को उस लेगेसी के बारे में पता ही नहीं होगा। खैर, इन लोगों को वाइड स्पेस के अंदर जाने दो, ये हमारे लिए ही रास्ते को साफ करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे लिनवू की नजर किसी और बंदे के ऊपर भी पड़ती है जो कि गोचंग था, और लिनवू ये देख के हैरान हो जाता है कि गोचंग यहाँ पे बाउंड्री सी के सुप्रीम रियलम के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। वहीं पे लिनवू के साथ जो 2 लोग थे, ये लोग उस फाइट के अंदर थे जहाँ पे गोचंग ने धर्मा बॉडी इस्तेमाल की थी, तो ये गोचंग को देख के ही पहचान जाते हैं। वहीं पे 3 सर वाला सपेरा गोचंग से कहता है कि यहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े हैं, क्या हम उन्हें मार दें? गोचंग उससे कहता है कि तुमने कहा ना कि वो कीड़े मकोड़े हैं, तो फिर उन्हें मारने में क्या ही परेशानी है, जीने दो उन्हें थोड़ा सा और। इसके बाद वो दोनों भी वाइड स्पेस के अंदर चले जाते हैं। लू आगे से कहती है कि उस बंदे का प्रेजेंस ही इतना ज्यादा भयानक था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो लोग आगे से कहते हैं कि यही है मॉन्स्टर अपर रियलम के। लिनवू लू से कहता है कि बाकी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि एल्डर और बाकी लोग यहाँ पे हमारे लिए आ सके सपोर्ट के लिए। वहीं पे लिनवू को पता चल जाता है कि गोचंग के साथ बहुत ज्यादा कर्मा जुड़ा हुआ है, और उसे पहले ही बैड फीलिंग आने लगती है कि कुछ तो बेकार होने वाला है। जिसके बाद वो लोग भी वाइड स्पेस के अंदर चले जाते हैं। वाइड एक पासवे की तरह है, लेकिन अंदर कई सारे मॉन्स्टर है, तो फिर तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग हाउ को देखते हैं और ये रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में हाउ उस लेजेंडरी ट्रेजर के पास पहुंच जाता है जिसको ये लोग ढूंढते हुए आए थे। हाउ हम लोगों को बताता है कि वो लेजेंडरी ट्रेजर एक सॉर्वेंट वेपन है। जिसके बाद हाउ उस वेपन को टेम करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये वेपन यहाँ पे कई सालों से मास्टरलेस रहा है, तो फिर इसे टेम करना काफी ज्यादा टफ होगा। जिसके बाद हाउ उस वेपन को टेम करने के लिए आगे बढ़ता है
और मन के अंदर सोचता है कि अगर वो आज इसे टेम कर लेगा तो फिर दुनिया के अंदर कोई भी उसे सप्रेस नहीं कर पाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो एक छोटे किंगडम से आता है या फिर उसके पास कोई बैकग्राउंड या सपोर्ट नहीं है, लेकिन वेपन को पाने के बाद कोई भी उसे टॉप तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। हम लोग देखते हैं कि लिनवो और उसके बाकी लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं जो कि हाओ को वेपन टेम करते हुए देख रहे थे। लिनवो आगे से कहता है कि वो ट्रेजर उस एक्सपर्ट्स का है जिसने यहाँ पे लॉर्ड लिंगो के खिलाफ फाइट की थी और उसके ऑरा से ही पता चल रहा है कि वो वेपन सॉर्वन रियलम का है। इसके बाद लिनवो लू से पूछता है क्या तुम्हें सच में यकीन है कि हम लोग उनके हाथों से उस ट्रेजर को छीन सकते हैं। जिस पे लू आगे से कहती है कि अगर हम लोग लॉर्ड लिंगो के मिस्टीरियस गार्ड को ढूंढ लेते हैं उसके वेपन टेम करने से पहले, तो फिर हम लोग सच में उस वेपन को उससे छीन सकते हैं। इस पे लिनवो आगे से कहता है कि मैं बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सकता कि वो ट्रेजर किसी एनिमी के हाथों में जाए, इसीलिए चलो हम लोग चलते हैं उस गॉड को ढूंढते हैं, जिसके बाद ही हम लोग इस ट्रेजर को ले पाएंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ जैसे ही उस वेपन के करीब पहुंचने वाला था तो फिर वहां पे डा आता है जो कि उस वेपन के ऊपर धड़ाम से अपना स्पीयर मारता है, तो वेपन सीधा हाओ से टकराता है और वो दोनों ही नीचे की तरफ जाने लगते हैं। यानी कि हाओ की सारी मेहनत भाड़ में चली गई क्योंकि उसको डा ने पहले छू लिया। इसके बाद हाओ चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है कि इसे अभी के अभी मार दो। इसीलिए सभी मेंबर्स आगे बढ़ते हैं डा को मारने के लिए और हाओ जैसे ही नीचे लैंड होता है तो उसके पीछे से सपेरा बाहर निकलता है जो उसे खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हाओ उसके ऊपर पंच मारते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान है। इसके बाद वो सभी लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। मास्टर रूपा डा से फाइट कर रहे हैं तो वहीं सपेरा हाओ से। हम लोग लिनवो के लोगों को देखते हैं जो कि साइड से उन लोगों को आपस में लड़ते हुए देख रहे थे। लोग आगे से पूछते हैं कि गुजेंग कहाँ पे गया जो सी मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ था। लिनवो कहता है कि वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है क्योंकि उसका ऑरा बिल्कुल डिफरेंट वाइब देता है। उसी टाइम पे लो की नजर गुजेंग के ऊपर पड़ जाती है जो कि ऊपर उड़ रहा था। वहीं पे गुजेंग भी ट्रेजर के फिराक में था और वो मन के अंदर सोचता है मैंने नहीं सोचा था यार यहाँ पे ट्रेजर इतना कमाल का होगा, लेकिन ट्रेजर के अलावा भी यहाँ पे कोई और भी है जिसकी फॉर्चून वैल्यू हाउ से ज्यादा है इस टाइम पे, और उसकी नजर लिनवो के ऊपर थी। वहीं पे ये लोग जैसे ही गुजेंग को देखते हैं तो मन के अंदर सोचते हैं कि इसी ने लिन को मारा था, हम लोगों को भी यहाँ से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। वहीं पे लिनवो मन के अंदर सोच रहा था कि इसने मेरे भाई को मारा, क्या मैं इसके खिलाफ जीत सकता हूँ? आंसर इज नो, एरर है भाई। खैर लिनवो बिना कुछ सोचे समझे ही गुजेंग से फाइट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन लू उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि तुम अकेले उसे संभाल नहीं पाओगे, हमारी ताकत काफी नहीं है। जिससे इसे भी याद आता है कि ये गुजेंग से बिना कुछ उसे समझे ही फाइट करने जा रहा था। खैर इसके बाद ये रुकता है और बाकी लोगों से कहता है कि हम उसे अभी के लिए चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें यहाँ से जाना चाहिए और बिना उसके डिटेक्ट हुए छुपना चाहिए। वहीं पे वो स्नेक हाउ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि स्ट्रगल करना बंद करो, भले ही हम दोनों सुप्रीम रियलम पे हैं, लेकिन मेरी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है। जिसपे हाउ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम जैसा बिस्ट कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कल्टीवेशन ही जीतने के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। जिसके बाद वो आगे से ताइसंग फिस्ट क्वैक का इस्तेमाल करता है और एक पंच के अंदर ही स्नेक को पूरी तरीके से हरा देता है। वही वो स्नेक आगे से कहता है कि अपर रियलम के जितने भी यंगस्टर हैं क्या वो सच में इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बाद हाउ ताइसंग फिस्ट किल का इस्तेमाल करते हुए स्नेक को मारने ही वाला था, तो स्नेक गुचंग से कहता है मास्टर मुझे बचाओ। तो गुचंग उसे कहता है कि तुम मुझे से किसी को मार भी नहीं सकते, तो फिर मुझे बताओ कि तुम मेरे किस काम के हो। वहीं पे हाउ जैसे ही गुचंग की आवाज को सुनता है तो वो पीछे मुड़ के गुचंग की तरफ देखता है और स्नेक गुचंग से कहता है कि मैं अभी भी पानी में स्विम कर सकता हूँ, मैं आपकी टैक्सी बन सकता हूँ। वहीं पे हाउ गुचंग से कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं, तुम उस डीमन के बीच पहुंच से आजाद हो गए। गुचंग उससे कहता है ऐसा लगता है कि मेरा जिंदा रहना तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंटिंग है। तो हाउ गुचंग से कहता है कि तुमने मेरा किंगडम डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरी लवर को मुझसे छीन लिया। भाई वो थी नहीं, एक तरफा प्यार था। जिसके बाद हाउ उस पतीले का इस्तेमाल करता है जिससे इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये गुचंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं कब से तुम्हें मारने का और तुम्हारे फ्लश और ब्लड को कंज्यूम करने का सपना देख रहा था। मैंने इस दिन का काफी टाइम तक इंतजार किया है और मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि ये पतीला सच में इस जगह के ट्रेजर है जिसको हाउ ढूंढने के लिए आया था। खैर हाउ गुचंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि चलो स्कोर बराबर कर लेते हैं। तो गुचंग उससे कहता है कि हाँ हाँ मैं भी इसी चीज का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो आगे से ताइसंग इनहेलेशन का इस्तेमाल करता है और गुचंग के ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है। हालांकि गुचंग आगे से दोबारा सेवरन रियलम के वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। वहीं पे गुचंग हाउ से कहता है कि तुम्हारी ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है, तुमने मुझे निराश किया है। तो हाउ आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि बस तुम वेपन्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हो और उसी का इस्तेमाल करके दूसरों को ओवर पावर करते हो, उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अपने वेपन्स को हटा दो और अपनी असली ताकत के साथ मुझसे फाइट करो। इसके बाद वो दोबारा ताइसंग पतीले का इस्तेमाल करता है धर्मा फायर का इस्तेमाल करते हुए और वो वहाँ पे अपनी धर्मा बॉडी बना लेता है जो पतीले की धर्मा आग से ही बनी है। वहीं पे लिनवो की साइड वाले आगे से कहते हैं कि उस नीले बाल वाले बंदे ने भी अपनी धर्मा बॉडी को वहाँ पे समन कर लिया। क्या इन्हीं लोगों की वो ताकत है जो अपर रियलम के अंदर रह रही है? यहाँ तक कि लिनवो भी उनके सामने स्ट्रगल कर सकता है। यहाँ तक कि लिनवो भी उनकी स्ट्रेंथ को देख के हैरान हो गया था कि अपर रियलम के जितने भी यंगर जीनियस हैं उन सभी के पास इस लेवल की स्ट्रेंथ है। वहीं पे गुचंग आगे से दोबारा वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि बिना एबिलिटीज
के और बिना इन वेपन्स के मेरी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। गुचेंग हाउ से कहता है कि तुम्हारे ईगो ने तुम्हें इस हद तक बेवकूफ बना दिया है कि तुम दुनिया के आसपास की चीजें अभी भी देख नहीं पा रहे हो और खुद को जीनियस कहते हो। इसके बाद वो सॉवरेन रियलम के शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए हाउ की धर्मा बॉडी के ऊपर एक एक अटैक मारता है जो कि उसके हाथ में लगती है, जिससे वो जमीन पे जाके गिरता है। अब इस चीज से कोई और कुछ हो ना हो, लेकिन ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और गुचेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इसीलिए हम लोगों ने गुचेंग को अपना मास्टर माना है। अब गुचेंग आगे से वहां पे हेलमेट का इस्तेमाल कर रहा था तो फिर हाउ की फटी और वो गुचेंग से कहता है कि मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ, छोड़ दो भाई। लेकिन गुचेंग हेलमेट का इस्तेमाल करता है और हाउ के सीने के अंदर हेलमेट को घुसा के उसे मार देता है। अब उस अटैक की वजह से वहां पे तगड़ा धमाका होता है और ये लोग गुचेंग के स्ट्रेंथ को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि एक सुप्रीम रियम के कल्टीवेटर को यहाँ पे एक मुर्गे के माफिक मार दिया गया। इस पे लड़की आगे से कहती है कि जो सुप्रीम लेवल का कल्टीवेटर मारा गया है वो कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं था। वहीं पे लिनवो से कहती है कि अब तो लिनवो आगे से कहता है कि हाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें एल्डर्स को ढूंढना चाहिए, जिसके बाद हम लोग लिनगो के ट्रेजर को ढूंढेंगे। और लिनवो को भी समझ में आ जाता है कि उस ट्रेजर के साथ ही वो गुचेंग जैसे लोगों का सामना कर सकता है, उनके बिना वो कुछ भी नहीं है। हाउ को मारने के बदले में गुचेंग को एक क्रेट मिलती है जिसके अंदर से मिरर ऑफ मिस्टिक बाहर निकलता है। गुचेंग इस मिरर के साथ में अंडरवर्ल्ड एंड 9 हेवन के ऊपर भी देख सकता है। साथ ही में इससे गुचेंग टाइम के जरिए भी कुछ कर सकता है। टाइम ऑफ रिवर बताया गया है, शायद से टाइम को कंट्रोल कर सकता है, बाकी इस्तेमाल करेगा तभी फुल्ली समझ में आएगा कि क्या है ये। इसके बाद गुचेंग की नजर वही तैंग सैंग पतीले के ऊपर पड़ती है और गुचेंग मन के अंदर सोचता है कि उसको ये ट्रेजर कीहान को दे देना चाहिए, वो काफी ज्यादा खुश होगी। वही लड़की जो ये अपर रियलम से सॉरी लोअर रियलम में लेके आया था, जो एल्केमी करती है। वो हम लोग हाउ के आखिरी बचे हुए मेंबर को देखते हैं और डा इसके ऊपर भी अटैक करता है और इसे भी मार देता है। और गुचेंग का सबसे फेवरेट और पावरफुल सबोर्डिनेट डा ही होना चाहिए। खैर डा एक झटके के अंदर जो भी ऑब्स्टेकल थे उन सभी को भी हरा देता है और गुचेंग को रिपोर्ट करता है। गुचेंग उससे कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम इनके फ्लैश एंड ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकते हो, जिससे तुम इनकी पावर बढ़ा सको। वहीं पे स्नेक डा से कहता है कि ब्रदर, अब से आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, आप मुझे गाइड करिएगा कि अच्छा सबोर्डिनेट कैसे बनते हैं। जिसके बाद में पता चलता है कि हाउ जिस वेपन के लिए यहाँ पे आया था वो उसका नाम था ताइसेंग मैप। और गुचेंग मन के अंदर सोचता है कि अब उसे ये मैप मिल चुका है तो वो आसानी के साथ ट्रू रियलम ऑफ कॉसी सॉवरेन रियलम पे जा सकता है। जिसके बाद हम लोग लू के उन सभी एल्डर्स को देखते हैं जो कि उनका पीछा करते हुए इस जगह पे आ चुके थे। ये सभी लोग भी उसी ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे, लॉर्ड लिंगहो के बारे में, कि इन लोगों का लक अपर रियलम के मुकाबले तो काफी ज्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे थे वो अपने पीक रियलम पे थे। अगर ये उनके ट्रेजर्स को पा लेते हैं तो ये इन लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा चांस होगा, जिससे ये लोग अपने विनिंग रेट को बढ़ा सकते हैं वॉर के अंदर। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि अपर रियलम और एड वेस्टलैंड एंड नोमेंस आपस में वॉर कर रहे हैं। इन लोगों को बस यही उम्मीद थी कि लिन वो और लू अभी तक उस ट्रेजर को पा लिए हो, लेकिन इन लोगों को चिंता भी हो रही थी क्योंकि लू ने इन्हें ये भी बताया था कि बाकी कल्टीवेटर्स जो कि दूसरी साइड के थे वो भी इनकी टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं। लेकिन उसी टाइम में इन लोगों के कोई सामने आ जाता है तो ये लोग छुपने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है और वो लोग इनके सामने आ जाते हैं। हमें बताया जाता है कि ये लोग भी ताइसेंग हेवनली एबोर्ड से हैं, जहाँ से हाउ है। इसके बाद ये लोग आपस में तू मैं करने लगते हैं, ये वो। लेकिन इनकी जो ग्रैंड एल्डर थी वो उन लोगों से कहती है कि हम लोग यहाँ पे फालतू का बवाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए। और ये लोग तुरंत वहाँ से खसक लेते हैं, जिसपे इन लोगों का लीडर, जिसका नाम यूनवी था, ये लंबे बाल वाला, वो उन लोगों से कहता है कि इनके पास कोई दूसरा गोल होगा, इसलिए ये हमारे साथ भिड़ना नहीं चाहते हैं। जिसके बाद ये इन लोगों के लीडर से पूछता है क्यों ना हम लोग इन लोगों को हंट करें, लेकिन तभी साइड से एक मासूका बाहर निकलती है जो कि कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, जैसा कहा गया है वैसा करो। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये भी गु फैमिली की ही है और इसका नाम गु यिंगजुए है, यानी कि ये गुचेंग की कजिन है। इसके बाद हम लोग पता नहीं कैसे वैन को देखते हैं और इसके दिल में अचानक से दर्द होता है और इसे अंदाजा लग जाता है कि चूहाओं भी निपट चुके हैं और ये वोया की कब्र के सामने खड़ी हुई थी। फिर इसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं और इसे पता चल जाता है कि कई सारे कॉसी सॉवरेन रियलम के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो गुचेंग प्लान करता है कि शायद से खेला खेलने का समय आ चुका है। जिसके बाद हम लोग लिनवू को देखते हैं और ये लोग क्लोज का फायदा उठाते उठाते उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे लिंगू की ट्रेजर छुपे हुए हैं। लिनवू इन लोगों से कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ, तुम लोग यहीं पे इंतजार करो, जैसे ही मुझे वेपन मिल जाएगा मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगा। इसके बाद वो या उस गुफा के अंदर चला जाता है ट्रेजर को लेने के लिए। ये लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि इन लोगों को पक्का लिंगुई की मिस्टीरियस गॉड अगर तुम सोच रहे हो मैं इस गॉड को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं तो ये भाई लौकी हो जाएगी, और अगर मैं मिस्टीरियस लौकी कहूंगा तो तुम्हें कुछ खास नहीं लगेगा। कह रहे लोग बस यही उम्मीद कर रहे थे कि ये मिस्टीरियस गॉड इन लोगों के हाथों में ही आए। अगर ये अपरेलम के हाथों में चला जाता है तो इन लोगों की जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। लू आगे से कहती है कि उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही यहाँ पे अंकल लिन और ग्रैनी क्यू को मैसेज भिजवा दिया है, वो लोग यहाँ पे आते ही होंगे। एक बार वो लोग उनकी साइड पे आ जाएंगे तो फिर इन लोगों को गुचेंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी गुचेंग इनके पीछे आता है और वो कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, जरा मुझे ये बताना कि उस मिस्टीरियस गॉड की खासियत क्या
क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। जिस पे लू आगे से कहती है कि लेजेंड्स कहते हैं कि वो ट्रेजर कई सारे काउंटलेस एक्सपर्ट्स के द्वारा कल्टीवेट किया गया है उनकी जिंदगी भर, इसलिए उसको इमोर्टल स्लेइंग गॉड भी कहते हैं। कुचंग अभी भी पीछे से बिल्कुल वैसे ही अच्छा, इसीलिए इस इमोर्टल स्लेइंग गॉड को ये इतना स्पेशल माना जाता है। लव आगे से कहती है कि ये नेचुरली ये काफी ज्यादा इजी रहता है, लेकिन ये जो गॉड है इसके अंदर इमेंस मात्रा में यानी कि अवगाध अनपैरेलल्ड सॉर्ड की है, और ये सॉर्ड की इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ तक कि लेजेंडरी इमोर्टल भी इसे अवॉइड नहीं कर पाते हैं। खैर इसके बाद जब वो पीछे मुड़ के गुचंग की तरफ देखती है तो फिर इसकी रूह कांप जाती है। गुचंग उसकी तरफ देख के कहता है कि अच्छा तुम मुझे जानती भी हो। वह भी लोग के दोनों साथी तुरंत पीछे हट जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और लोग गुचंग से कहते हैं कि तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम अपर रियलम के टॉप जीनियस हो। गुचंग उसकी गर्दन पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम अभी भी शांत हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम आगे से जैसे ही बताती है तो गुचंग उसे गर्दन से पकड़ के उठा लेता है और उसे कहता है नाइस टू मीट यू लू, बाय बाय। वैसे अब तुम लोग मुझे बताओ कि गुचंग इसके साथ क्या करेगा। ऑप्शन ए मार देगा, ऑप्शन बी छोड़ देगा, और अगर तुम सही जवाब देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि 2 दिनों बाद मैं 2 घंटे की वीडियो अपलोड करूंगा। जवान देता हूँ जवान, और तुम्हें पता है कि मैं अपनी जवान का पक्का हूँ। अनटिल एंड अनलेस मेरे घर वाले मुझे कोई फालतू का काम न दे दे। खैर लो की मदद करने के लिए साइड से वो लड़की आ रही थी, तो स्नेकी भाई साहब उसके ऊपर अटैक करके उसे निगल ही जाते हैं। साइड से वो लड़का अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था तो डा उसके ऊपर अटैक करके उसे भी मार देता है। अब उसी टाइम पे वहाँ पे ग्रैनी कुई आ जाती है, जो कि आगे से गुचंग से कहती है कि उसे जाने दो, वो हमारी क्लैन की डिवाइन सेंटेस है और वो अपनी जड़ों से गुचंग के ऊपर अटैक करना चाहती थी। तो डा आगे से तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उन जड़ों को काट देता है, जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि गुचंग और डा वो दोनों ही सुपीरियम से ज्यादा शक्तिशाली हैं। वह पे ग्रैनी गुचंग से पूछती है कि तुम कौन हो। गुचंग उन लोगों से पूछता है कि ये तुम्हारे क्लैन की हिस्सा है। वह पे लू उन लोगों से कहती है कि मेरे बारे में चिंता न करो, तुम लोग अपनी जान बचा के भागो। वह पे ग्रैनी को बाकी लोगों से पता चलता है कि गुचंग अपर रियलम का जीनियस है, जिसने धर्माइक बॉडी का इस्तेमाल करके उनके कई सारे लोगों को मार दिया था। वह पे गुचंग इतना ज्यादा हरामी है, इसे जैसे ही पता चलता है कि लोग किसी क्लैन की डिवाइन सेंटेंस है तो ये अपना मन बदल लेता है। गुचंग कहता है कि तुम एक डिवाइन सेंटेंस हो तो फिर तुम्हें मारना काफी ज्यादा बुरा होगा, इसलिए मैं अपने मन को चेंज कर देता हूँ। इसके बाद वो लू को बांध के कोने में लटका देता है और गड्ढे की तरफ देखते हुए लू से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि लिन वो मुझे ट्रेजर देगा तुम सभी लोगों की जिंदगी के बदले में। लू से कहती है तुम्हारा इधर शुरुआत से ही इमोर्टल स्लेइंग गॉड को लेने का था। वहीं पे कुछ लोग गुचंग से कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे ट्रेजर को ऐसे ही ले लोगे, हम तुम्हें कभी भी ये सब कुछ लेने नहीं देंगे वगैरह वगैरह। उसी टाइम पे डा आगे बढ़ता है जो एक झटके के अंदर ही इन सभी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन लोगों से कहता है कि किसी और को इच्छा है मरने की, जिससे वो लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पे गुचंग उन लोगों से कहता है कि देखो भाई, इमोर्टल स्लेइंग गॉड तो मेरे हाथों में आएगा ही आएगा, या तो तुम मुझे ऐसे दोगे या तुम मर के दोगे, चॉइस इज योर। उसी टाइम पे वहाँ पे यिंग सुवान आती है जो कि गुचंग से कहती है छोटे तू इधर क्या कर रहा है। वहीं पे ये लोग जैसे ही यिंग सुवान को देखते हैं तो उसके पीछे वाले लोगों को भी समझ जाते हैं कि ये लोग वही हैं जिनसे हम थोड़ी देर पहले मिले थे। वहीं पे गुचंग पहले तो यिंग सुवान की तरफ देख के सोचता है, और जब उसे याद आता है कि यिंग सुवान कौन है तो वो उससे कहता है सिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। इस पे यिंग सुवान गुचंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहती है मैंने सुना था कि तुम डीमन स्लेइंग कन्वेंशन के द्वारा मारे गए हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो। गुचंग उससे कहता है कि समझाना तो मुश्किल है अभी के लिए, बस इतना समझ लो कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। अब इसके बाद हम लोग यूनफिर को देखते हैं और इसके मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं गुचंग को देख के। दरअसल ये यहाँ पे यिंग सुवान के साथ काम इसलिए कर रहा था ताकि इसके पास मौका हो और ये गो फैमिली के साथ मिल सके, जिसके बाद इसका स्टेटस ताइसंग हेवनली एबुडो के अंदर थोड़ा सा बढ़ सके। लेकिन अब इसके पास गुचंग आ चुका है तो इसके पास बेटर ऑप्शन है। इसके बाद ये आगे बढ़ता है और गुचंग से मक्खनबाजी करने लगता है और गुचंग की तारीफें करने लगता है। गुचंग उससे कहता है कि तुम ताइसंग हेवनली एबुडो की डिसाइपल हो, तो ये आगे से कहता है कि हाँ मैं उन्हीं का ही डिसाइपल हूँ और मैं यहाँ पे अपने मैनार मास्टर को ढूंढने के लिए आया हूँ। हाउ के बारे में बात हो रही है तो गुचंग उससे कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें पहले ही मार दिया है, जिससे ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आप मजाक कर रहे होंगे। तो गुचंग आगे से कहता है कि तुम हाउ के बारे में बात कर रहे हो तो फिर उसके पास बहुत ज्यादा बुरे इरादे थे। वो यहाँ पे 8 वेस्टलैंड एंड टुंडोमेंस के डिसाइपल के साथ मिल चुका था और उसकी सजा मैंने दी उसे मार के। और क्योंकि गुचंग हरामी पन्ने की नस नस से वाकिफ है तो फिर उसे पहले से ही पता है कि यूनफी का क्या प्लान है। तो वो यूनफी से कहता है कि रही बात तुम्हारे जैसे किसी की, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम किसी गो फैमिली की लड़की के ऊपर हाथ डाल सको। तुम्हारे जैसे यंग मैन को थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ताकि किसी डिमोनिक प्रैक्टिशनर या फिर किसी अनऑर्थोडॉक्स कल्टिवेटर की तरह ये सब चीजें करनी चाहिए। वहीं पे लोगों को समझ में आ जाता है कि गुचंग बड़ी आसानी के साथ ही किसी के ऊपर भी कैसा भी इल्जाम लगा सकता है, इसलिए उसे सोच समझ के गुचंग के सामने मुंह खोलना पड़ेगा। वहीं पे यिंग सुवान यूफे से कहती है कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है तो तुम यहाँ से कट लो, जैसा कि गुचंग ने अभी कहा, जाओ और जाके कड़ी मेहनत करो। और लोग अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर ये इतना हरामी है तो फिर अपर रियलम के ऊपर हम लोग कौन सी बड़ी कैलेमिटी है, उससे बड़ी तो ये है, साला एक दिन अपर रियलम को ले डूबेगा ये। खैर अगले ही पल गड्ढे के अंदर से लाजवाब एनर्जी बाहर निकलती है क्योंकि लिनवो के हाथों में ट्रेजर लग चुका था। इसके बाद लिनवो बाहर निकलता है और वो लोगों से कहता है कि मैं सक्सेसफुल हुआ। इसके
उसके बाद उसकी नजर ग्रैनी क्वी और अंकल के ऊपर पड़ती है और वो मन के अंदर सोचता है कि यहाँ का एटमोस्फेयर इतना ज्यादा टेंस क्यों है। इसके बाद उसकी नजर लू के ऊपर पड़ती है जो बंधी हुई थी, और तभी गोचंग के ऊपर पड़ती है जो कहता है, हाय दोस्त, कैसे हो, माल लेके आए हो। और वो चुपके से ट्रेजर को पीछे छुपाने लगता है और इसके शकल पे साफ लिखा हुआ है जो मैं बोलने वाला हूँ। It was at this moment that he knew. He fucked up. लेकिन वो गुचंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो गुचंग आगे से कहता है, सीनरी का मजा ले रहा हूँ। वैसे वो जो ट्रेजर नीचे से लेके आए वो मेरे हाथों में देके जाना, ठीक है, भूलना नहीं। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो गुचंग उसे कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये कितनी अच्छी डील है, उस ट्रेजर के बदले में तुम्हें इन लोगों की जिंदगी मिलेगी। लो लिनवो से कहती है कि तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रेजर लेके यहाँ से भाग जाओ, इनके हाथों में कभी भी आने मत देना। तो गुचंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और इसके जबड़े को डिसलोकेट कर देता है, और वो लिनवो से कहता है कि अगली बार इसका जबड़ा नहीं, सीधा इसकी टांगे डिसलोकेट होंगी, वो भी ऐसा है कि दोबारा जुड़ेंगी नहीं। बेशक इसे लिनवो को दर्द होता है क्योंकि दिल का मामला है। लिनवो के जितने भी लोग थे वो सभी उससे कहते हैं कि हमने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है, अब इस चक्कर में मत पड़ना, भाग जाओ यहाँ से। गुचंग उनकी तरफ देखता है और उनसे कहता है, बहुत बोलते हो यार, अगर एक और शब्द बोला तो आदमारा कर दूंगा, आंखों के सामने से ट्रेजर लेके जाऊंगा और फिर मारूंगा। और इन लोगों को डाक के अंदर इनकी मौत दिखाई देने लगती है क्योंकि वो उन्हें घूर रहा था और वे पूरे किलिंग इंटेंशन के साथ में। लिनवो यही सोचता है कि उसे ये सब कुछ गिव अप करना पड़ेगा जिसके लिए वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था। खैर ये सब कुछ गिव अप कर सकता है लेकिन लू को नहीं, दिल का मामला है। इसीलिए वो गुचंग से कहता है कि मैं तो तुम्हें ट्रेजर दे दूंगा, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि तुम अपने शब्दों पे बने रहोगे। गुचंग आगे से कहता है कि मैं अपने दाव हार्ट की कसम खाता हूँ कि मैं इन सभी लोगों को जाने दूंगा। वहीं पे लोगों को सबको समझ में आ चुका था कि गुचंग एक नंबर का पाखंडी, हरामी, कमीना है, वो कभी भी अपने शब्दों पे बना नहीं रहेगा। इसीलिए वो चिक चिक के कहना चाहती थी कि इसके ऊपर भरोसा ना करो, लेकिन गुचंग ने पता नहीं इसके में रुक इसलिए गया कि व्हाट द फक इज दिस ऑथर, व्हाट द फक इज दिस। एक सेकंड रुको, मुझे अपनी क्रिएटिव स्किल्स का यूज करने दो, बस रुको एक सेकंड। ठीक है बस वीडियो को शुरू करते हैं दोबारा। मैं साला तुम्हें कहीं लेके जाओ ना जाऊं, लेकिन तुम्हारी नर की प्री टिकट जरूर बुक करा दूंगा। खैर गुचंग ने एक काम ये भी किया था कि पता नहीं क्यों लो यहाँ पे साइकिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, यानी टेलीपैथी का जरिया। खैर लिन वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो कभी भी लाओ के ऊपर गिव अप नहीं कर सकता है। लो उसके लिए सब कुछ है, ये ट्रेजर उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए उसकी जो फॉर्च्यून वैल्यू थी वो बढ़ने लगती है। गुचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी फॉर्च्यून वैल्यू क्या इस लड़की की वजह से बढ़ रही है। एक और आ गया प्यार का दीवाना, ये भी डूबेगा औरत के चक्कर में। जिसके बाद वो ट्रेजर को देने लगता है, लेकिन गुचंग के हाथों में ट्रेजर आ पाता कि उससे पहले ही हम लोग देखते हैं कि वहां पे कियानकुन डिवाइन मिरर ओपन हो जाता है जो कि 8 वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स की तरफ से था। जिससे ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हेवनली डियर सिटी के जो सिटी लॉर्ड होंगे उन्हें पता चल चुका होगा कि ये लोग खतरे में हैं, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे इस मिरर को एक्टिवेट कर दिया है इनकी मदद करने के लिए। इसलिए लिन वो उस बोतल को दोबारा अपने पास खींच लेता है और गुचंग से कहता है कि हम दोनों के पास ही हमारे हॉस्टेज हैं, इसलिए अब तो तुम्हें ये ट्रेजर नहीं मिलने वाला है। वर्स्ट सिनेरियो केस यही होगा कि हम सभी यहाँ पे मारे जाएंगे। गुचंग आगे से कहता है कि ये कियानकुन डिवाइन मिरर के पास सच में बहुत ज्यादा कमाल का ऑरा है और इसके पास अमाउंट है, लेकिन इतनी दूरी के साथ क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मुझे मार सकता है, जो कि कौसी सॉवरेन सुप्रीम रियलम पे है। इस पे लिन वो आगे से कहता है कि हम तुम्हें नहीं मार सकते तो क्या हुआ, तुम्हारे पीछे जो अपर रियलम के लोग हैं उनके बारे में क्या वो तुम्हारे सबऑर्डिनेट नहीं है। गुचंग आगे से कहता है, रही बात मेरी प्यारी सिस्टर की तो मैं उसे बचाने के लिए मेरे पास अपने तरीके हैं, रही बात उसके पीछे लोगों की तो मुझे उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना मैं उन्हें जानता हूँ ना वो मुझे जानते हैं, मरना है उनके साथ मरो, आई डोंट केयर। और वैसे भी हमारे अपर रियलम के लोग मरने से नहीं रहते हैं, वो एक साथ मरने को बहुत ही ज्यादा ग्रेट मानते हैं, इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, जल्दी चूज करो। जिससे ग्रैनी और बाकी लोगों को समझ में आ जाता है कि वो लोग बहुत बड़े डिसएडवांटेज के अंदर हैं। वो लोग गुचंग को मार भी नहीं सकते हैं एक बार में, और गुचंग वापस आके ट्रेजर को भी लेके जाएगा, इसलिए लिनवो के पास और कोई भी चारा नहीं बचता है और वो गुचंग को उसका ट्रेजर दे देता है और साथ ही में अपनी फॉर्चून वैल्यू भी। वह गुचंग मन के अंदर सोचता है कि कभी कभी हम लोगों को ट्रेजर्स के ऊपर गिव अप करना चाहिए जिनको हम लोग प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद लिन वो लू के पास आता है और उससे कह ही रहा था कि ये लोग हम लोग चलते हैं, लेकिन उसी टाइम पे गुचंग उसके ऊपर लात मारता है और वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। वो लोग गुचंग से कहते हैं कि तुमने अपने दाव हार्ट की कसम खाई थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने शब्दों से मुकरने की, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा दाव हार्ट तुम्हें बहुत ज्यादा पुश करेगा। गुचंग आगे से कहता है कि यार मैंने तो कहा था कि मैं इन लोगों को जाने दूंगा, मैंने कहा ही नहीं कि मैं इन लोगों को जाने दूंगा, मैं कैसे अपने दाव हार्ट की कसम को तोड़ रहा हूँ। इस पे ग्रैनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है अटैक करने को, लेकिन डा बीच में आ जाता है जो
एक झटके के अंदर उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनसे कहता है ग्रैनी आगे ना बढ़ियो। इसके बाद गोचेंग यिंग सुवान के जो लोग थे उनसे कहता है कि तुम्हें नहीं चलना क्या साथ में, भागने का इरादा नहीं है। तो वो लोग जल्दी जल्दी से पोर्टल के जरिए बाहर निकल जाते हैं गोचेंग को शुक्रिया कहते हुए। वहीं पे लिन वो गोचेंग से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा और लू को अगवा कर लिया, चाहे तुम जहाँ भी चले जाओ मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। गोचेंग उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा लेकिन कब। इस पे लिन वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि लिन वो मेरा बड़ा भाई था, तुमने धर्मा बॉडी का इस्तेमाल किया था। गोचेंग आगे से कहता है कि ये लिन कौन है भाई, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर जो भी हो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम ये वाली बात सुनो, अगर तुम इसे सच में बचाना चाहते हो तो फिर आधे महीने बाद बाउंड्री सी पे आ जाना, और अगर तुम उस डेट को भूल जाते हो तो फिर तुम्हारे पास कोई सेकंड चांस नहीं रहेगा इसे वापस पाने का। ये लोग आगे से कहते हैं कि आज इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इन लोगों को वापस हेवनली डियर सिटी चलना चाहिए और वहीं पे ये लोग डिस्कस करेंगे कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। लिन वो तो कसम खा लेता है कि भले उसकी जान चली जाए लेकिन वो लू को बचा के रहेगा। इसके बाद ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं एकदम बाउंड्री पे और आपस में बात कर रहे थे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि उनका छोटा सा ट्रेजर हम लोग ले लेंगे तो वो इतने ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे सीधा परमाणु बम ही छोड़ देंगे हमारे ऊपर। और वो लोग गुचंग को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। गुचंग आगे से कहता है कि मैं तो बस दरिया दिली दिखा रहा हूँ, तुम्हें तो उसमें नहा लेना चाहिए। इसके बाद वो लोग गुचंग से पूछते हैं कि हमने तो सुना था कि तुम फ्रंट लाइन में डूब चुके हो और होंगे की वजह से। तो गुचंग आगे से कहता है कि वो डीमन बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, उसने मुझे बहुत ज्यादा घायल कर दिया लेकिन मैं अपनी जान बचा के वहां से भाग निकला और सीधा यहाँ पे चला आया। इसके बाद गुचंग उन लोगों से कहता है कि जैसे ही बाउंड्री सिटी पूरी तरीके से अलग हो जाएगी वैसे ही 8 बैरन वेस्ट लैंड एंड 10 डोमेन्स हेवनली डियर सिटी के अंदर छुप जाएंगे और मुझे पक्का यकीन है कि उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वो पक्का हमारे ऊपर कुछ ना कुछ अटैक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए यिंग सुवन उन लोगों से कहती है कि गुचंग तो मेरे साथ वापस जाएगा गो क्लैन के अंदर, बाकी तुम लोग अपने अपने क्लैन में वापस लौट जाओ। वहीं पे हम लोग युनफी को देखते हैं जो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि गुचंग ने उनके मनार मास्टर को मार दिया है जो कि हाओ था, और ये सोच ही रहा था कि ऐसे ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को बता देनी चाहिए। जिसके बाद हम लोग 8 वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स की हेवनली डियर सिटी को देखते हैं, और अब से हम लोग इसे 8 वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स नहीं कहेंगे, जबान अकड़ जाती है मेरी, डायरेक्ट हेवनली डियर सिटी। अब लिनु यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के अपने क्लैन हेड से कह रहा था कि हमें लू को बचाना पड़ेगा, लेकिन क्लैन हेड आगे से एकदम बुद्धि वाली बात करता है ये कहते हुए कि वो कमीना जिसके पास पावर है, अनगिनत हरामी कसम की टेक्निक्स हैं, स्कीमें हैं, तुम प्लान कर रहे हो उसी की टेरिटरी में जाके किसी को बचाने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने लोगों को उनकी मौत के पास भेज रहे हो। जिस पे लिनवो आगे से कहता है कि अगर वो सभी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को यहाँ पे इकट्ठा कर ले और एक साथ लिनवो को बचाने की कोशिश करे तो वो लोग उसे बचा सकते हैं अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ के साथ में। जिस पे डियर सिटी का हेड आगे से कहता है कि जो टेंशन अभी बैटल के बीच में चल रही है और किसी के पास भी इतनी एनर्जी नहीं बची है जो अपनी जान खतरे में डाल दे किसी औरत को बचाने के लिए जाए। लिनवो तुम हमारी फ्यूचर फैमिली के लिन हेड हो, इसलिए फालतू में दिमाग चलाना ना बंद करो और सही से सोचो कि अच्छा क्या है। जिस पे ये अपने फादर से कहता है कि वो लू मेरी बचपन की लवर है भाई, कैसे मैं उसे जाने दे सकता हूँ, हम एक साथ बड़े हुए हैं। जिस पे अंकल उसे कहते हैं कि ये बात बताने की जरूरत तो है नहीं तुम्हें कि तुमने गुचेंग को वो वेपन दे के क्या बड़ी गलती कर दी है, अब हम सभी लोगों की जान गुचेंग के हाथों में है। जिस पे लिनवो आगे से कहता है कि वो चॉइस तो यार तुम लोगों को बचाने के लिए थी, ऐसा कैसे इल्जाम डाले दे रहे हो मेरे ऊपर। खैर अंकल आगे से कहते हैं कि लिनवो मेरी बात को गौर से सुनो, लू गुचेंग के हाथों में है, वो एक दानव है, दानव, वो भी बहुत हरामी, इसलिए इस बात की गारंटी ही नहीं है कि लू सही सलामत वापस आ जाए। बाकी लोग भी लिनवो से यही कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे हालात की गंभीरता को समझना चाहिए कि कोई भी लिन फैमिली से तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। जिस पे लिनवो खुद को ही कोसता है कि वो कमजोर है, ये सब उसी की गलती है, इसलिए ये मन के अंदर सोचता है कि इसे चाहे जो कुछ भी करना पड़े और ये आखिर में मारा भी जाए तभी ये लू को बचा के रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि मस्त घर वापस जा रहा था और इसके चारों तरफ ब्लड थर्स्टी विंड घूम रही थी जो कि और किसी की नहीं इसकी डिसाइपल होंगे की ही थी। और गुचेंग को समझ में आ जाता है कि आधा महीना भी नहीं हुआ होंगे की ब्लड थर्स्ट बढ़ती ही जा रही है और गुचेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वो कैसे होंगे की किलिंग इंटेंशन को रोकेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड और वीडियो यहीं पे खत्म होता है अब दिया होगा तो।